हेलो एवरीवन। जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे और बेहतरीन होंगे। तो चलिए, जैसा कि आप सबको पता है, ठीक है, कि आपकी एक सीरीज स्टार्ट हुई है। नई एक सीरीज स्टार्ट कर दी है हमने, किसकी? वन शॉट्स की। देखो, अब जैसे जैसे एग्जाम्स पास आते जा रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? एक क्विक रिवीजन। अब एक ऐसा क्विक रिवीजन जिससे हमारे सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाए, सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाए और हमें बोर्ड्स में एक पुश मिले, एक और नया बूस्ट मिले। उसके लिए स्टार्ट किया है हमने क्या? आपके लिए एक नई सीरीज, वन शॉट्स। ठीक है, अब ये वन शॉट्स की सीरीज आपकी मैथ्स की आपको एक ऐसा बूस्ट देगी कि आपको ये लगने लगेगा कि हाँ, अब हमें सारी चीजें आती है, अब हमसे कोई भी चीज छूटी हुई नहीं है। अब जो छोटी छोटी चीजें, जो बारीकी एमसीक्यू में या जितनी भी डिफरेंट चीजें होती हैं, जो आपने अब से पहले अभी तक नहीं पढ़ी, वो सारी भी इसमें आ जाएंगी। तो कहने का मतलब है, ये आपकी ट्वेल्थ क्लास का ओवरऑल होने वाला है। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बूस्ट होगी। लेकिन अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है, आपने अब तक किसी भी चैप्टर को कवर नहीं किया है या कोई चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं आता, तब भी ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है। इस साल के बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये किया तो मानो सब किया। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। अब जो वन शॉट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो वन शॉट किसी एक चैप्टर का स्टार्ट होगा। तो आपका जो चैप्टर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, चलो चैप्टर भी देख लेते हैं। चलो, तो जिसका वन शॉट हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है? चैप्टर नंबर 1, रिलेशन एंड फंक्शंस। अब रिलेशन एंड फंक्शंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्वेल्थ क्लास में। बोर्ड के लिए, बोर्ड के हिसाब से भी इसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है और आजकल थोड़ी सी केस स्टडी का जमाना चल रहा है, तो इसमें से केस स्टडी भी काफी बन जाती है। तो कहने का मतलब है, ये एक इकलौता ऐसा एकमात्र चैप्टर है जिसे जितने नंबर में चाहो उतने में दिया जा सकता है। इसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। 1 नंबर के भी, 2 नंबर के भी, 3 नंबर के भी, 5 नंबर के भी, केस स्टडी भी। कहने का मतलब है, आपको जो क्वेश्चन चाहिए वो इस चैप्टर में मिलेगा। आप बस, कहने का मतलब है, एग्जामिनर को सोचना ही नहीं पड़ता कि उसे अगर ये सोचना है कि ये इतने नंबर का मैं कहां एडजस्ट करूं, ये इतनी चीजें मैं कहां करूं, तो वो सीधा किसकी तरफ जाएगा? चैप्टर नंबर 1, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो हम अपनी तैयारी यहीं से मजबूत करके चलेंगे, इसी चैप्टर से, इसी चैप्टर के धुएं उड़ा के इसको फोड़ के चलेंगे, ताकि एक भी चैप्टर, कोई भी चीज हमारे आंखों से, हमारे हाथों से ना बचे। चलो, तो स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 1, रिलेशन एंड फंक्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें, अगर हम बात करें रिलेशन एंड फंक्शंस की, अगर हम बात करें रिलेशन एंड फंक्शंस, तो चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस कुछ आपने थोड़ा सा 11th में भी पढ़ा होगा कि क्या आपका रिलेशन और फंक्शन होता है। लेकिन मुझे पता है, ठीक है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि 11th में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने खुल के मस्ती की है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीचर ने क्या पढ़ाया और क्या नहीं। अब वो इस बात से बड़े डरे हुए रहते हैं, बड़े सहमे हुए रहते हैं कि यार अब क्या होगा, अब हमने तो 11th अच्छे से की नहीं है, तो अब हमारी 12th का क्या होगा? डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपका 12th में कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपने 11th में कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा उसको साइड रखो, जो आपको 12th में पढ़ाया जा रहा है उस पे फोकस करो। जरा यहां ध्यान से सुनो कि बातें क्या होती है। अब रिलेशन, अगर रिलेशन का आप नॉर्मल लाइफ में, ठीक है, यूज देखें, तो रिलेशन का एक बहुत तगड़ा यूज निकल के आता है। रिलेशन का क्या मतलब है? रिश्ता। क्या मतलब होता है हिंदी में? रिश्ता।
बिल्कुल, आपका मैथ में भी रिलेशन का यही मतलब है। रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिश्ता। बस यहां क्या होता है? रिश्ता सेट्स में होता है या एलिमेंट्स में होता है। तो यहां पे बस इतना फर्क आ जाएगा कि यही रिलेशन किसके अंदर देखने को मिलेगा आपको? या तो सेट्स के अंदर या एलिमेंट्स के अंदर। मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना यह चाहता हूं कि सपोज करिए, फर्ज कीजिए, ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि ये एक पर्सन ए है, यहां एक पर्सन बी है। मैंने कहा ए का बी से कुछ रिलेशन है। तो मैंने क्या बताया? यहां ए है और यहां बी है, और ऐसे करके एरो लगा दिया कि ए का बी से क्या है? रिलेशन है। बस इसी चीज को क्वेश्चन कैसे लिखता है कि ए कॉमा बी, इसका कुछ रिलेशन है। मतलब ए का बी से क्या है? कुछ रिलेशन है। ए कॉमा बी जो है वो किसी रिलेशन का हिस्सा है। ए और बी का आपस में क्या है? कुछ रिलेशन है, कुछ कनेक्शन है। अब वो कनेक्शन तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ भाई बिल्कुल, वो कनेक्शन कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए कॉमा बी का कोई रिलेशन है। अब यहां क्वेश्चन स्टार्ट करेगा रिलेशन को डिफाइन करना कि आखिर ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है। ए और बी ऐसी क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसके उसमें क्या क्या रिलेशन है। तो ए और बी का कुछ भी रिलेशन हो सकता है। हो सकता है ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, भाईचारा, ठीक है। और लिख नहीं सकते वरना लिख देते ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, ठीक है। तुम तो भाईचारे वाले हो ना, भाईचारे में ज्यादा बिलीव करते हो। चलो, तो ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, बिल्कुल हो सकता है कि भैया कोई व्यक्ति ए है जो बी का भाई है, हो सकते हैं दो लोग भाई। तो ऐसे करके आपको रिलेशन को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। यानी दो एलिमेंट्स के या दो सेट्स के बीच में कोई एक चीज स्टैब्लिश हो जाए, कोई एक रिलेशन स्टैब्लिश हो जाए, एक्चुअल में वही क्लास ट्वेल्थ में आपका मैथ्स में रिलेशन कहलाता है। दो चीजों के बीच में कोई भी रिश्ता जुड़े तो वही आपका रिलेशन कहलाता है, ठीक है। जो रिश्ता आपका किसी और से है, सब जानते हैं हम, और रिश्तेदारी तो तुम जानते ही हो, ठीक है। अब बात याद आती है, चलो छोड़ो, लेकिन बस ठीक नहीं है वो सारी बातें। इस तरीके से आप रिलेशन कहते हैं, ठीक है। इसी चीज को आप क्या कहते हैं? रिलेशन। चलो, अब अगर हमें रिलेशन के बारे में समझ आ गया तो जल्दी से रिलेशन की तरफ चलते हैं। हमने पहला टॉपिक लिया रिलेशन। अब इसे बड़े ध्यान से सुनना जी, देखो आपके बड़े काम की चीज बता रहा हूं, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, आपके इतने काम की चीज बता रहा हूं, इतने काम की चीज कि आप भी कहोगे कि हाँ भैया अगर ऐसा है तो बिल्कुल, अब तो मैं जरूर करके देखूंगा, ठीक है। अब रिलेशन है, रिलेशन को टेस्ट करने के लिए, जल्दी अपने रिलेशन को टेस्ट करने के लिए आपको जरूरत होती है तीन चीजें चेक करने की। अब देख लो आप सब, आपका रिश्ता कितना मजबूत है और कितना नहीं, ये अभी पता चल जाएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप भी ये तीन टेस्ट करके देखो। इन तीन टेस्टों से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका रिलेशन क्या है। चलो, रिलेशन, रिलेशन के अंदर आपको अगर रिलेशन को चेक करना है, किसी भी रिलेशन को, कि वो एक रिलेशन सही रिलेशन है या नहीं है, वो क्या है और क्या नहीं है, तो उसके अंदर आपको तीन पॉइंट्स चेक करने हैं। कितने पॉइंट्स चेक करने हैं? तीन। पहला पॉइंट आपका क्या आता है? पहला पॉइंट आता है आपका रिफ्लेक्सिव। पहला पॉइंट क्या आता है निकल के आपका? रिफ्लेक्सिव। चलो जी, रिफ्लेक्सिव क्या होता है? अब रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए, अब रिलेशन चेक कर रहे हो तो दो व्यक्तियों का होना तो जरूरी है या नहीं है? ठीक है भाई, किन्हीं दो व्यक्तियों का तो होना जरूरी है। तो मैंने यहां पे, चलो सॉरी, माफ कीजिएगा, तो मैं यहां पे बात करता हूं रिफ्लेक्सिव की। अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? आप कोई भी एक एलिमेंट लो, कोई भी एक एलिमेंट ले लो दुनिया का, ठीक है, जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कोई भी एक एलिमेंट ले लो, आपकी इच्छा है कि आप वो क्या लेना चाहते हैं। सपोज कीजिए, फर्ज कीजिए मैंने एक एलिमेंट ए लिया, एक एलिमेंट क्या लिया? ए। अब रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? एक रिश्ते को चेक करने के लिए पहले शुरुआत आप खुद से करो। भैया रिलेशन कहता है कि अगर आपको अपने रिश्ते की मजबूती चेक करनी है, आपको अपने रिश्ते की पूरी ये चेक करनी है कि कितना है कितना नहीं है,
तो आप शुरुआत किससे करो? खुद से करो। सामने वाले को जब देखना, जब खुद में मिल जाए, तो आपको शुरू करना है रिफ्लेक्सिव ए से। और कह रहा है ए का रिलेशन ए से। रिफ्लेक्सिव कहता है ए का रिलेशन किससे चेक करो? ए से। ए का रिलेशन ए से चेक करने का मतलब क्या है? ए का रिलेशन ए से चेक करने का मतलब है पहले सेल्फ रिलेशन देखो। पहले ये देखो तुम खुद से कितना करते हो। ए का रिलेशन ए, जब ए का ए से कोई भी रिश्ता रिलेशन के अंदर आ जाता है, यानी सेल्फ रिलेशन, यानी सेल्फ लव। अब भाई देखो, खुद खुद से भी तो प्यार करना जरूरी है, ये थोड़ी है सामने वाला खुद से बढ़ के हो जाएगा। ठीक है, किसी भी रिश्ते में सामने वाला खुद से बढ़ के नहीं होता। तुम हो तो वो रिश्ता है, तुम नहीं तो वो रिश्ता नहीं। ठीक, तो आप इस बात को याद रखेंगे कि कोई भी सामने वाला खुद से, तुम्हारे सेल्फ लव से बढ़ के नहीं है। तो सबसे पहले क्या आता है? सेल्फ लव। कि अगर कोई एलिमेंट ए है तो उसका ए से ही रिलेशन बताओ। जैसे मैं हूं तो मेरा मुझसे रिलेशन बताओ, मुझसे मेरा क्या रिलेशन है, मुझसे मेरा क्या नाता है। दो जिसमें एक जान वाली बात। दो जिसमें एक जान वाली बात है। तो अगर ऐसा होता है कि ए का रिलेशन, मेरा मुझसे रिलेशन एग्जिस्ट कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए मतलब आ जाए, भाई मेरा मुझसे कोई रिलेशन आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि वो रिलेशन क्या हो जाता है? रिफ्लेक्सिव। जब खुद का खुद से रिलेशन होता है तो वो क्या हो जाता है? रिफ्लेक्सिव। अब क्योंकि यहां पे हमने एलिमेंट ए लिया है, तो हम मान लेते हैं एलिमेंट ए जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। कोई ना कोई सेट ए होगा, एलिमेंट ए उस सेट ए से क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि एलिमेंट ए क्या है, एलिमेंट ए कहां से आया। तो हमने मान लिया एलिमेंट ए किसी सेट ए से आया होगा, जो आपको यहां रिलेशन बनाने में मदद कर रहा है। चलिए, अब अगर रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया किसी भी रिश्ते में, भैया देख लो, अगर आपने उस रिश्ते का क्या चेक कर लिया? रिफ्लेक्सिव, तो ही आगे बढ़ना। ठीक है, वरना अगर आगे बिना इसे चेक करे बढ़े तो देख लो तुम्हारा रिश्ता कभी इक्विवेलेंस नहीं हो पाएगा। चलो आओ, क्वेश्चन, अच्छा हाँ, सेकंड स्टेप। अगर रिफ्लेक्सिव तुम्हारा सही बैठ जाए, ठीक है, तुम्हारा रिफ्लेक्सिव सही बैठ गया, तो जल्दी से चेक करना रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव के बाद क्या चेक करना? सिमेट्रिक। ठीक है, अब सिमेट्रिक क्या होती है जी भैया? चलो जी, अब भैया सिमेट्रिक के बारे में भी बता दो कि आखिरकार सिमेट्रिक क्या होती है। अब अगर तुम्हारा खुद से रिश्ता हो गया, तो अब दूसरे वाले के साथ चलो। अब चेक करो कि अगर कोई ए कॉमा बी किसी रिलेशन में है, कोई ए कॉमा बी दो व्यक्ति हैं, और उन दोनों व्यक्ति के बीच में कोई रिलेशन स्टेब्लिश्ड है, कोई रिश्ता स्टेब्लिश्ड हो गया। चलो, हो गया, तो कह रहा है ए का अगर बी से है तो रिश्ता बी का ए से भी होना चाहिए, वही रिश्ता बी का ए से भी होना चाहिए। तुम किसी के भाई हो तो उसकी तरफ से भी तुम उसके भाई होने चाहिए। ऐसे थोड़ी मैंने तुम्हें भाई मान लिया, ठीक है, मैंने आप सबको भाई माना, अब मैंने आप सबको भाई माना तो आप सबको भी तो मुझे अपना भाई मानना पड़ेगा ना। ये कैसा रिश्ता है, मैं तो सबको भाई बनाता जा रहा हूं और मेरा भाई कोई नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है, अब इसी भैया को हटा के क्या लगा लो? सैया। अगर ए किसी बी का सैया है, तो बी को भी ए का क्या होना पड़ेगा? सैया। तभी तो बात जमेगी। आप सोचो, आप किसी से प्यार करते हो, अब चलो ए व्यक्ति बी से प्यार कर रहा है, तो बी को भी तो ए से प्यार करना पड़ेगा। ये वन साइडेड स्टोरी थोड़ी चल रही है, ऐसे रिश्ते थोड़ी बनते हैं। ठीक है, वन साइडेड स्टोरी का कोई रिश्ता है? हाँ, उसका रिश्ता है मतलब, लेकिन वो वन साइडेड है ना, ऐसा थोड़ी है काम चलता है। ठीक है, तो आपका रिश्ता देख लो कभी वन साइडेड ही जा रहा हो। ठीक है, टू साइडेड होना चाहिए रिश्ता। तो अगर ए का बी से कोई रिलेशन है, उस कंडीशन में बी का किससे रिलेशन होना चाहिए? ए से। और अगर ए कोमा बी के रिलेशन के बाद बी कोमा ए का कोई रिलेशन बनता है, ठीक है, रिलेशन एग्जिस्ट करता है, तब हम उस कंडीशन में उसे क्या कहते हैं कि एक कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन है। ये कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन है। अब सिमेट्रिक रिलेशन में हमने दो एलिमेंट लिए हैं, तो उन्हें डिफाइन कर दो कि ए कोमा बी जो दोनों एलिमेंट है वो हमने कहां से लिए होंगे? सेट ए से। कोई एक सेट ए रहा होगा, उसमें से लिए है। चलो, अब अगर ये दो चीज आ जाती हैं, तो तीसरे पे आ जाओ। तीसरा होता है ट्रांजिटिव। तीसरा क्या आता है आपका? ट्रांजिटिव। अब जरा जल्दी से ये चेक कर लेते हैं कि आखिरकार ट्रांजिटिव
क्या होता है, आखिर ट्रांजिटिव क्या होता है, इस बारे में जल्दी से पता लगा लेते हैं। तो ट्रांजिटिव में आपको देखो, पहले व्यक्ति एक था, अब व्यक्ति क्या हो गए, दो। अब असली टेस्ट है जी, देखो रिश्ते का असली टेस्ट तो अब आया है। अब दो व्यक्ति हैं, दोनों आपस में एक साथ है, कौन सी बड़ी बात है जी, व्यक्ति ही दो है, ऑप्शन ही ना है। ठीक है, अब भाई ऑप्शन नहीं होता तो ये है ना, जो मिला सो सही। बाजार में गए, बाजार में आपने बहुत सारे कपड़े देखे, ठीक है, अब उन कपड़ों में जितने ऑप्शन आपको दिख गए आप उन्हीं में से तो चूज करोगे, ऐसा थोड़ी है कोई बाहर से ऑप्शन आ जाएगा। अब रिश्ते का असली टेस्ट है, यहां ऑप्शन बाहर से आएगा। यहां हमने एक और एलिमेंट अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करा लिया, सी। अब यहां तीन लोग हैं, ए बी सी। अब ए का रिलेशन बी से है, बिल्कुल सही बात है। ए का कोई रिलेशन किससे है, बी से है, बिल्कुल सही बात है। अब यहां गौर करना, अगला जो रिलेशन है, यहां अगर बी पे खत्म है, तो जिस एलिमेंट पे यहां खत्म है वो उसी एलिमेंट से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ए का रिश्ता बी से खत्म है, तो अब कहानी किससे स्टार्ट होनी चाहिए, बी से स्टार्ट होनी चाहिए। अब ये चेक बी से किया जाएगा कि बी का रिलेशन किससे क्या है और किससे क्या नहीं है। तो ए का रिलेशन अगर बी से है, तो बी का रिलेशन किससे होगा, सी से है। मान लो ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, हो गई, गई भैंस पानी में, देख लो डूब गई लुटिया। ठीक है, तो ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, कट गया, कट गया जी। चलो, तो ए का बी से है और बी का सी से है, तो ऐसे कंडीशन में ए का रिलेशन किससे आना चाहिए, सी से आना चाहिए। और अगर ए का रिलेशन सी से आ जाता है तो वो रिलेशन कैसा कहलाता है, ट्रांजिटिव, लव ट्राइंगल। चलो छोड़ो, तो ए का बी से है और बी का अगर रिलेशन सी से आ जाता है, उसी कंडीशन पर बनते हुए ए का रिलेशन किससे आ जाता है, सी से, तब हम कहते हैं, ठीक है, तब ये कहा जाता है कि एक्चुअल में ये कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव है, ट्राइंगल है, आपका लव ट्राइंगल। चलो, अब देखो जरा, इसमें तो ये कंडीशन चेक करनी होती है, ठीक है, समझ आया। इसमें ये कंडीशन गिवन होगी, हमें ये चेक करना है, और गिवन के होते हुए अगर ये भी आ जाती है तो ही हम कहते हैं सिमेट्रिक। अब थर्ड में ट्रांजिटिव में ये दोनों गिवन होती है, और इन दोनों को गिवन होते हुए हमें इस कंडीशन को चेक करना पड़ता है। तो इन दोनों के रिलेशन में होते हुए अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट कर जाती है, तब हम कहते हैं कि वो एक कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव। तो ऐसे करके आपको कंडीशंस को क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, ठीक है, कि आपकी वो कंडीशन उसमें आ रही है या नहीं आ रही है। चलो, अगर इतनी बातें क्लियर है, तो ट्रांजिटिव में एक नोट है, इस नोट वाली कंडीशन को जरा ध्यान से सुनना। नोट का मतलब है इंपॉर्टेंट। अब अगर आपको कोई चीज नोट करके लिखवाई जा रही है तो समझ लो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसकी उसका महत्व ही इतना ज्यादा है कि आपको वो बात 100% पता ही होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है पेपर में डंग 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 नहीं। चलो, तो नोट में आपको क्या बताया जा रहा है, जरा ध्यान से सुनो। अब मान लो ए कोमा बी आपका रिलेशन में आ गया, ए कोमा बी आपका किस में आ गया, रिलेशन में, लेकिन बी कोमा सी रिलेशन में नहीं है। चलो भैया, लव ट्रायंगल फॉर्म करने से किसी ने तो मना करा, ठीक है, अब कुछ रिश्ते ऐसे भी तो होते हैं, सारे रिश्ते लव ट्रायंगल थोड़ी बना रहे हैं। चलो, तो अगर ए का बी से कोई रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन नहीं है, बी का सी से रिलेशन नहीं है, तो इस कंडीशन में अगर आप देखो तो आपकी एक गिवन इनकम्प्लीट है। एक गिवन एक तरीके से क्या है, इनकम्प्लीट। अब एक गिवन इनकम्प्लीट है, तो आप क्या कहेंगे कि ऐसे केस जब कोई गिवन इनकम्प्लीट हो जाती है, गिवन कंडीशन क्या हो गई, इज इनकम्प्लीट। और अगर गिवन कंडीशन इनकम्प्लीट हो जाती है, ऐसे केस में भी आप इसे क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव। ऐसे केस में भी आप इसे क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव। ऐसे केस में भी फंक्शन सीधा आपका रिलेशन सीधा क्या बन जाता है, ट्रांजिटिव ही बनता है। क्यों, क्योंकि भाई आप कहोगे मैं तो ए कोमा सी ला कर दिखाता,
तुमने गिवन ना दी। सही बात है जी, मैं तो ए कोमा सी प्रूव कर देता, गिवन तुमने नहीं दी। अब दूसरा वाला गिवन गलती ना देता तो कितनी जल्दी चढ़ते हो, ऐसे ही चढ़ते हो ना। हाँ, मैं करता, तुमने तुमने यूं ना करा, नहीं तो मैं कर देता। 2 मिनट का काम है ये तो। ऐसे ही कहने का मतलब है कि जब गलती सामने वाले की होती है तो सामने वाले को झुकना पड़ता है। तो इसी तरीके से अगर बी कॉमा सी रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट हुआ, और क्वेश्चन इनकम्प्लीट हुआ तो आप क्या कहोगे, फंक्शन क्या है, ट्रांजिटिव। मैं तो प्रूव कर देता, तुमने ना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 तरीके होते हैं जिनसे आप चेक करते हैं कि कोई फंक्शन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, और ट्रांजिटिव है या नहीं है। इन 3 तरीकों से चेक किया जाता है कि फंक्शन क्या है और क्या नहीं है। इसी के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आती है, ठीक है, चलो, हाँ, एक आते हैं, कुछ फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, इन फॉर्मूले को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एक होता है नंबर ऑफ रिलेशंस का, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए। अगर आपको एक सेट का रिलेशन एक ही सेम सेट से, मतलब सेम सेट का रिलेशन सेम सेट से पूछ लिया जाए कि बताओ नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू ए कितना होगा, तब आप कहेंगे नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू ए होता है 2 की पावर n²। क्या होता है, 2 की पावर n²। और यहां पे n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट ए के। तो यहां पे क्या है, यहां पे n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है किसके, सेट ए के, जिसमें आप नंबर ऑफ रिलेशंस क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अब अगर ऐसे पूछ ले आपसे नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, यानी दो डिफरेंट सेट्स है, एक सेट ए है एक सेट बी है, और तब आपसे नंबर ऑफ रिलेशन पूछ लिया जाए तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर mn। क्या होता है उसका फॉर्मूला, 2 की पावर mn। जबकि m जो होते हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए के होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए के होते हैं, और वहीं पे अगर n की बात की जाए तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी का होता है। अब होता कुछ नहीं है तो ये दोनों फॉर्मूले एक ही। जब सेट ही एक होता है तो m की जगह भी n ही आ जाता है, और n और n की मल्टीप्लाई होके क्या बन जाता है, n²। तो है तो ये दोनों फॉर्मूले एक ही, बस इन दोनों को लिखने का तरीका अलग अलग है। अब नंबर ऑफ रिलेशंस की बात हुई, इसी में आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन्हें बहुत अच्छे से करके जाना। ठीक है, एक नंबर का बोर्ड में एक नंबर का क्वेश्चन हर बार यहीं से पूछा जा रहा है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इन फॉर्मूलों को अच्छे से करके जाना। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, आपसे कोई पूछ ले नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, तो 2 की पावर n² - n, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 2 की पावर n² - n। अब नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस पूछ ले, तो अगर आपसे कोई नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस मांग ले तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 2 की पावर n² + n/2। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 2 की पावर n² + n/2। अब ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो अब बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, एक नंबर के लिए बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, और इनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि हर साल बोर्ड इन्हीं फॉर्मूलों पर बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रही है, बार बार इन्हीं फॉर्मूले से क्वेश्चंस उठाकर दे रही है। अब ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपको इन्हीं फॉर्मूलों पे करा देता हूं, ताकि ये फॉर्मूले आपके क्या हो जाएं, 100% हो जाएं, और आपको पता भी चल जाए कि किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए जल्दी से इसी पे मैं कुछ एग्जांपल लेके दिखाता हूं कि कैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, और कैसे आपको उन्हें अप्लाई करना है, और कैसे आपको उन्हें सॉल्व करना है। तो चलिएगा, आइए मैं आपको क्वेश्चंस पर लेके चलता हूं। ठीक है, आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 1,
क्या लिया मैंने? एग्जाम्पल नंबर 1। क्या आएगा? फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to A if set A if set A has three elements. If set A has three elements. अब मान लो ये आपको क्वेश्चन दिया, सिंपल है। उसने कहा आप नंबर ऑफ रिलेशंस बताओ ए टू ए, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशंस ए टू ए बताओ। अगर सेट ए में टोटल कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है। तो अगर सेट ए में टोटल 3 एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए आप लगाएंगे 2 की पावर n स्क्वायर। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दे दिए? 3, तो 2 की पावर 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 क्या होती है? 512। 2 की पावर 9 क्या होता है? 512। अब कई बार क्या करता है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या चेंज कर देगा, इतना ठीक है, कहेगा फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू itself if set A, ऐसे कर देगा, इस तरीके से कर देगा। अब यहां भी इस क्वेश्चन को आप अगर रीड करके देखो तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस। हमें नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं किसके? सेट ए के। सेट ए के किससे बताने हैं? खुद से। खुद से, इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब है खुद सेट ए से ही। तो यहां भी आपसे नंबर ऑफ रिलेशंस जो मांगे हैं वो मांगे हैं सेट ए के खुद सेट ए से। तो अगर सेट ए के खुद सेट ए से मांगे हैं तो इस बार सेट ए में एलिमेंट्स ना लिखकर पूरा का पूरा सेट दे दिया। पूरा का पूरा क्या दे दिया? सेट। अगर आप देखो तो आपको पता चल जाएगा सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 2, 1 और 2। तो यहां पे यानी सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। आपको रिलेशन खुद से खुद का ही मांगा है, सेट ए से इटसेल्फ। सेट ए से इटसेल्फ का मतलब है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू ए। तो आपसे जो इसमें भी मांग रहा है वो यही मांग रहा है, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू ए। और ए टू ए में फॉर्मूला होता है 2 की पावर n स्क्वायर। ए टू ए में फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2। तो अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं तो आप वहां रख सकते हैं 2 की पावर 2 का स्क्वायर, तो जो कि 2 की पावर 4 हो जाएगा। और 2 की पावर 4 आप सब जानते हैं कितना होता है? 16। 2 की पावर 4 कितना हो जाता है? 16। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को क्या, ऐसे क्वेश्चंस अब एमसीक्यू में बहुत ज्यादा आ रहे हैं और बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको एमसीक्यू के लिए इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। ये आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं। तो आपको जल्दी से फिर और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलो एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं। क्या कह देगा? फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस, अब हम स्पेलिंग गलत कर रहे हैं, चलो, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए, फ्रॉम ए टू बी कह देगा, सेट भी नहीं लिखता आजकल तो, लिख देगा फ्रॉम ए टू बी। इफ ए इक्वल्स टू 1 2 एंड बी इक्वल्स टू ए बी सी, ऐसे लिख देगा। अब इसने क्या लिख दिया? फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी। आपको नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करनी है किससे? सेट ए से किसके? सेट बी के। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है, क्या मांगे? नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर एम एन। क्या होता है फॉर्मूला? 2 की पावर
mn। अब 2 की पावर mn का मतलब है कि यहां m है नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A के और n है नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B के। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B के हैं तो इसका मतलब यहां 2, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A में 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में 3 है, तो इसका मतलब यहां बना 2 की पावर 6। और 2 की पावर 6 को क्या कहते हैं? 64। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। ठीक है, चलो इस तरीके से आप उसको उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को बता सकते हैं। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं। इफ set A has 3 elements, then find the number of find the number of reflexive find the number of reflexive relations। अब जरा इसे करो, चलो इसे अटेम्प्ट करो। मैंने अभी अभी आपको बताया नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का क्या फॉर्मूला होता है। तो अगर मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का क्या फॉर्मूला होता है तो जल्दी से लगाओ, जल्दी से फॉर्मूला लगाओ और फॉर्मूला लगा के बताओ कि क्या आंसर बनेगा, क्या नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं। तो मैंने अभी अभी जस्ट अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होते हैं। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। n होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब क्वेश्चन में दे रखा है सेट ए में कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है। अगर 3 एलिमेंट्स है तो आप इसे लिख सकते हो 2, 3 का स्क्वायर माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6, यानी 2 की पावर 6। और 2 की पावर 6 को आप क्या कहते हैं? 64। 2 की पावर 6 को आप क्या कहते हैं? 64। इस तरीके से आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आंसर बता सकते हैं। यानी कुल मिला के आपको वो फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको वो सारे फॉर्मूले याद हैं, वो सारे फॉर्मूले आपको कंफर्म आते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उन क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तब आपका कोई नंबर नहीं कटने वाला। चलिए अब ये बात रही फॉर्मूलों के ऊपर कि कैसे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशंस के फॉर्मूले बनते हैं। अब मुझसे कई बार क्या पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो मुझसे कई बार पूछ लिया जाता है ये रहे आपके फॉर्मूले। तो मुझसे कई बार क्या पूछते हैं कि भैया नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस का फॉर्मूला नहीं होता क्या ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है? ठीक है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन तो है और हमरे बिड़ू लोग नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन फॉर्मूला जिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे दिया हुआ है ना, इसकी वजह से उसे एक नंबर में दिया नहीं जा सकता। और एनसीईआरटी में वो उतना बड़ा टॉपिक, उतना बड़ा क्या, वो तो टॉपिक ही नहीं है, एनसीईआरटी तो दे ही नहीं रही, एनसीईआरटी ने तो मना ही कर रखा है, लेकिन वो उतना बड़ा टॉपिक नहीं है और उसका वैसे एक नंबर के हिसाब से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, इतना इजी लेवल का फॉर्मूला उसका नहीं है। तो आप इतनी बात समझे कि आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका एक नंबर का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे तो आपको ये वाले फॉर्मूले 100% आने चाहिए। अब अगर आपको ये फॉर्मूले आते हैं तो चलो एक बार क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, आ जाओ। हम क्या पढ़ रहे थे कि अगर किसी भी रिलेशन को चेक करना है, अगर किसी भी रिलेशन को क्या करना है, चेक करना है, तो जरा मैं ऐसा कर लेता हूं, ये जो फॉर्मूले वाले पेजेस है ना, इन फॉर्मूले वाले पेजेस को अलग कर लेता हूं। चलो कैसा करेगा हम करेगा ऐसा, हम नंबर 3 पेज पे है, नंबर 3 के बाद ऐड कर देगा। ठीक है, फॉर्मूले वाले पेज अपना अलग होते चले जाएंगे। सही है, चलो आ जाइएगा। तो कहने का मतलब है कि अभी हमने क्या पढ़ा, अभी अभी हमने पढ़ा कि कैसे हम किसी भी रिलेशन को चेक कर सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। अगर ए का रिलेशन ए से एग्जिस्ट कर जाता है तो वो रिफ्लेक्सिव है, ए कॉमा बी का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है और उसी सेम कंडीशन पर बी कॉमा ए का रिलेशन एग्जिस्ट कर जाता है तो वो सिमेट्रिक है। और अगर ए कॉमा बी का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, बी कॉमा सी का भी कर रहा है और उसी कंडीशन पर ए कॉमा सी का कर जाता है, तब हम कहते हैं कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव भी
है। और अगर कोई रिलेशन इन तीनों को फॉलो कर जाए, वही आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, वही आपका 100% रिश्ता है, उसी को नहीं छोड़ना। ठीक है, उसी को नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। चलो, अब क्या करते हैं, जरा कुछ क्वेश्चन लेके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जरा समझते हैं कि आखिरकार क्या और कैसे होता है। चलो, हाँ, तो हम बात करते हैं सबसे शुरू में एग्जाम्पल। क्वेश्चन कहां से शुरू करते हैं? एग्जाम्पल से। और सबसे बेसिक एग्जाम्पल उठाते हैं। ठीक है, सबसे नॉर्मल एग्जाम्पल उठाते हैं, ये रहा 1,1 1,2। अब आपको ये एक रिलेशन दिया हुआ है 1,1 1,2, और आपको इस रिलेशन में ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। चलो, आ जाओ। देखो भाई, मान लो सबसे पहले आपको इसमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव। मान लो आपको इसमें सबसे पहले क्या चेक करना है? रिफ्लेक्सिव। तो सीधी सी कहानी यह है कि रिफ्लेक्सिव कहता है, रिफ्लेक्सिव एक सिंपल बात कहता है कि सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए, यानी सेल्फ सेल्फ एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए। अब यहां सेल्फ एलिमेंट है कितने, जरा यहां देखो। डोमेन में एक वन है और दूसरी तरफ भी डोमेन में क्या है? वन। तो यानी यहां एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, वो कौन सा है? वन। जो कि कौन सा है? वन। अब हमें वन का ही सेल्फ रिलेशन देख लेना है। 1,1 एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशन में, तो आप कहोगे जी हाँ कर रहा है, जी ये बात बिल्कुल सही है, कर रहा है। तो अगर कर रहा है तो आप लिख देंगे कि आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या है? रिफ्लेक्सिव है। रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। ये वाला जो रिलेशन आर है, ये क्या है? रिफ्लेक्सिव। चलो, फिर सेकंड पॉइंट चेक करने आए हम, सिमेट्रिक। अब अगर हम सेकंड पॉइंट सिमेट्रिक चेक करें, ठीक है, अब सेकंड पॉइंट सिमेट्रिक की बात करें, तो सिमेट्रिक क्या हो जाएगा कि मान लो आपका कोई भी एक रिलेशन है 1,1, पहला पेयर उठाया, इसमें वन का रिलेशन किससे दिया हुआ है? वन से, तो मैंने उसी को उठा लिया। ठीक है, तो मैंने मान लिया ये है ए कॉमा बी। क्या है ये? ए कॉमा बी। और ये रिलेशन में है, बिल्कुल है। तो कहने का मतलब है, अगर मैं इस 1,1 को पलट दूं, ठीक है, इस 1,1 को पलट दूं, तो पलटने के बाद भी ये रिलेशन में ही रहना चाहिए। तो 1,1 को अगर पलट दूंगा तो 1,1 ही बनेगा, और ये रिलेशन में है, तो ये बात बिल्कुल सही है। मैंने उठाया 1,2। एक ही पेयर थोड़ी है रिलेशन में, पेयर तो बहुत सारे हैं। सबको तो उठाओ, उठाओ तो जरा एक एक करके। तो मैं बात करूं 1,2 की, तो अब मैं 1,2 को पलट के देखूंगा। अब 1,2 को अगर मैं पलट दूं, तो 1,2 पलट के क्या बन जाएगा? 2,1 बन जाएगा। अब 1,2 पलट के अगर 2,1 बन गया, तो ये तो है रिलेशन में, गिवन वाला तो चीज ठीक है। जरा ये चेक करो, क्या ये रिलेशन में 2,1 है? तो आप देखोगे रिलेशन में 2,1 नहीं है, इस रिलेशन में कहीं भी 2,1 नहीं है, मतलब ये आपका रिलेशन में नहीं है। तो आप लिख सकते हो 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। क्या कह सकते हो? 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। और अगर ये रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा, आर इज नॉट सिमेट्रिक, यानी ये वाला रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है। ये रिलेशन हमारा, जो भी रिलेशन हमें दिया हुआ है, ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। तो थर्ड कंडीशन आती है आपकी चेक करने को, सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव। ठीक है, तो सिमेट्रिक के बाद अगर ट्रांजिटिव की बात करें, तो थर्ड पार्ट ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव क्या कहता है? जी ट्रांजिटिव कहता है कि आपका कोई भी एक रिलेशन ए कॉमा बी हो, ठीक है, तो ए कॉमा बी के लिए मैंने रिलेशन उठाया 1,1। चलो जी, ये रिलेशन में है, हाँ जी है, ऊपर से ही तो उठाया है। अब क्वेश्चन कहता है कि जहां ये रिलेशन खत्म हो, अगला पेयर इसी से स्टार्ट हो। मतलब मुझे अगला पेयर वो चाहिए जो किससे स्टार्ट हो? वन से। हमारे पास ऐसा पेयर है जो वन से स्टार्ट हो रहा है, 1,2। बिल्कुल है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि पहले वाले का, इस पहले वाले का और इस लास्ट वाले का आपस में रिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, ए कॉमा सी। तो ये हो गया ना ए कॉमा बी,
बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी यानी वन का टू से रिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो वन का रिलेशन टू से एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि वन कोमा टू पहले से किस में है, रिलेशन में है। तो अगर वन कोमा टू पहले से रिलेशन में है तो इसका मतलब इसका रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर इसका रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरा ट्रांजिटिव है। क्या है ये आपका ट्रांजिटिव है। तो अगर ये ट्रांजिटिव है तो आर इज नॉट सिमेट्रिक के बाद लिख दो आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। इस तरीके से किसी भी पेयर को चेक किया जा सकता है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। इस तरीके से आप किसी भी रिलेशन को चेक कर सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। देखो, अभी आप धीरे धीरे समझते जाओ, जैसे जैसे आप समझते जाओगे हम थोड़ा सा इसको, टॉपिक को क्या शॉर्ट करते जाएंगे, ठीक है, थोड़ा इजी तरीके से। तो आपको और इजी लगने लगेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो जरा आप इसको थोड़ा सा धैर्य रख के समझते जाओ, आखिर ये बात क्या है। अच्छा ये बताओ, इतनी बातें क्लियर है? हाँ भाई, इतनी बातें क्लियर है? अगर इतनी बातें क्लियर है तो आ जाओ आगे। चलो, चलो भैया, आगे चलते हैं। आगे वो लेते हैं, जरा क्वेश्चन को, किसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, इस बार मैंने एक रिलेशन उठाया, वन कॉमा वन, टू कॉमा वन, टू कॉमा टू, थ्री कॉमा वन, वन कॉमा थ्री, ये उठा लिया। चलो, मैंने एक रिलेशन उठाया, उस रिलेशन में मैंने कुछ रिलेशन, उसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स एग्जिस्ट करा लिए, उस रिलेशन के अंदर कुछ कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। अब अब अगर हम बात करें, तो आप अगर इस रिलेशन को ध्यान से देखें तो इस रिलेशन में आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, वन कोमा वन, टू कोमा वन, टू कोमा टू, थ्री कोमा वन, वन कोमा थ्री। अब आपको चेक करना है कि इस फंक्शन में ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, यानी ये कुछ है या नहीं है। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, आपको ये चेक करके बताना है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओ चलो भाई, मैं बता रहा हूँ, स्टार प्लस का फेवरेट सीरियल है। चलो, अगर बात करें रिफ्लेक्सिव की, क्या कह रहे हो, आपका भी है? हम्म, आपका भी फेवरेट है। चलो, हाँ, सीरियल वीरियल का टाइम नहीं रहा, अब पढ़ो। चलो, अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप चेक करेंगे डोमेन में सारे एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो जरा देखो डोमेन में कौन कौन आ रहा है, एक वन आ रहा है, एक टू आ रहा है, और कौन दिखाई दे रहा है, थ्री आ रहा है। ये वन तो वापस रिपीट हुआ, तो मतलब आपके डोमेन में कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, तीन। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या ये तीनों रिफ्लेक्सिव बना रहे हैं या नहीं, और अगर कोई एक भी नहीं बना रहा तो हम कह देंगे कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो हमें सारे चेक करने पड़ेंगे, तो वन कोमा वन बिलोंग्स टू आर, सही है। फिर हमारा एक है डोमेन टू है, तो टू कोमा टू सेल्फ रिलेशन है, टू का नहीं है, सही है। थ्री है एक डोमेन में, क्या थ्री कोमा थ्री का सेल्फ रिलेशन है? ओ नहीं है, नहीं है। तो अगर किसी का भी सेल्फ रिलेशन नहीं है तो वो रिश्ता रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो इसे बड़े स्वभाव से, बड़े प्रेम से लिखा जाएगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। आर जो भी है पर रिफ्लेक्सिव नहीं है, कुछ भी हो आप चाहे, ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है तो आइए जरा चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक रिलेशन को। अब सिमेट्रिक रिलेशन कहता है हर एक का उल्टा मौजूद होना चाहिए जी भैया। क्या कहता है, हर एक का उल्टा मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो हर एक पेयर का उल्टा मौजूद होना चाहिए, तो जरा देखो, वन कॉमा वन का उल्टा क्या हो जाएगा, वन कॉमा वन, तो वो तो आ ही रहा है। चलो मैं आपको ऐसे डायरेक्ट, थोड़ा सा डायरेक्ट बताता हूँ। हाँ, देखो, वन 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 कॉमा वन का उल्टा खुद वन कॉमा वन, वो तो है ही। टू कॉमा वन का उल्टा होगा वन कॉमा टू, वो नहीं है। अगर आप पूरे रिलेशन में देखोगे तो टू कॉमा वन का उल्टा करोगे तो वन कॉमा टू, और पूरे रिलेशन में कहीं भी वन कॉमा टू नहीं है। तो मतलब सीधा पहले इसी को ही उठाओ, वन कॉमा टू हमने अगर कोई रिलेशन में लिया तो कह दो कि भैया टू कॉमा वन हमारा रिलेशन में ना आ रहा,
अरे हमने उल्टा ले लिया। चलो, हमने क्या लिया, 2,1। 2,1 हमारा पहले से रिलेशन में है, लेकिन जब हमने इसको पलटा 1,2, वो हमारा रिलेशन में नहीं आया। नहीं आया तो हम सीधी सी बात है, हम करेंगे झगड़ा। क्या करेंगे हम? झगड़ा। आर इज नॉट सिमेट्रिक का, हमारा आर रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अगर आपका उसको एलिमेंट को, ठीक है, कोऑर्डिनेट को चेंज करके वो आपको नहीं मिल रहा, ए का रिश्ता बी से है, बी ए से रिश्ता नहीं बना रहा, तो ये धोखाधड़ी है। ठीक है, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब आर सिमेट्रिक नहीं है तो जरा आ जाइए ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। जल्दी से ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, तो जल्दी से अगर हमें ट्रांजिटिव चेक करना है, ठीक है, तो ट्रांजिटिव में क्या ले लेते हैं कि भैया कोई एक पेयर उठा लो, 1,1 उठा लो, फिर 1 से, हाँ ठीक है, 1,3 उठा लेना, 1,3 एग्जिस्ट कर जाएगा। चलो जी, हमने एक पेयर उठाया 3,1, हमने एक पेयर क्या उठाया, 3,1। दूसरा पेयर जो यहां से खत्म हो रहा है वही चाहिए, तो हमने 1,3 उठा लिया। अब कह रहा है चेक करो क्या ए कॉमा सी, ए कॉमा सी कौन हुआ, 3,3 रिलेशन में है, लेकिन ये रिलेशन में नहीं है। 3,3 हमारा रिलेशन में नहीं है, तो आप लिख सकते हैं आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे गलती क्या होती है, जरा मैं आपको ये बता देता हूं। यहाँ पे जो ज्यादातर गलती होती है ना, जो बच्चे गलती करते हैं वो इस बात में करते हैं कि वो एक या दो पेड़ ले लेते हैं और उन पे चेक करके देख लेते हैं, और अगर उन पे आ रहा है तो हाँ लिख देते हैं, और नहीं आ रहा तो नहीं लिख देते हैं। मैं बता दूं, अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, ये इसीलिए क्वेश्चन लिया गया है कि ये बाकी हर पेयर पे तो ट्रांजिटिव बना रहा था, इकलौते ये पेयर ऐसे थे जिन पे ये ट्रांजिटिव नहीं था। और अगर ये किसी एक पे भी ट्रांजिटिव नहीं है तो ये फंक्शन या ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो किस पे ट्रांजिटिव है और किस पे नहीं है। तो ये आपका बेसिक नॉलेज को डेवलप करने के लिए, ठीक है, नॉलेज को थोड़ा सा एम्पावर करने के लिए, ये मैंने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस उठाए कि कैसे आप इन्हें चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अब अगर ये समझ आए हैं, तो रिलेशन और फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेज क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, अब वर्ड प्रॉब्लम्स आती है कुछ रिलेशन एंड फंक्शंस की, रिलेशन की, ठीक है, रिलेशन ही पढ़ रहे हैं अभी तो रिलेशंस की क्या आती है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आती है। अब उन वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, एक एक करके वर्ड प्रॉब्लम्स को ले लेते हैं कि आखिरकार क्या और कैसे उन्हें किया जा सकता है। तो अब इतनी बातें हैं, इतनी बातों को ध्यान से देखो जरा, ठीक है, आई होप इतनी बातें सब क्लियर है। चलो, हाँ, वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं और क्वेश्चन कैसे आते हैं, मतलब रिलेशन के, तो रिलेशन के और क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज फॉर्म में, कि आपको कोई एक रिलेशन है ए कोमा बी के साथ। क्या रिलेशन है? ए कोमा बी के साथ। और ए कोमा बी के साथ रिलेशन क्या है? ए कोमा बी के साथ रिलेशन है ए एंड बी, ए एंड बी हैव सेम लोकेलिटी। कुछ तो गड़बड़ है। ए एंड बी लिव्स इन सेम हाउस। ए एंड बी लिव्स इन सेम हाउस। मैंने एक रिलेशन ले लिया, ठीक है, एक रिलेशन लिया किसके बीच, ए कॉमा बी के बीच। और ए कॉमा बी का रिलेशन क्या है कि ए एंड बी, जो ये दो व्यक्ति हैं ए और बी, ये दोनों सेम घर में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। अब एक ही घर में रहते हैं तो चलो चेक कर लेते हैं आखिरकार हम इन्हें कैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कर सकते हैं। तो पहला आता है कि हम इसे क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करते हैं? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए जरा मेरी बात को गौर करना। अब आपका जो डोमेन है, डोमेन क्या है, ए। डोमेन क्या है, ए। और रिफ्लेक्सिव तो सेल्फ के लिए होता है, तो मतलब यहां आपको ए का रिश्ता बी से नहीं, ए का रिश्ता किससे चेक करना पड़ेगा,
ए से। ए का रिश्ता किससे चेक करना पड़ेगा? ए से। और मैंने मान लिया ये ए कॉमा ए रिलेशन के अंदर आता है, ये ए कॉमा ए किसके अंदर आता है? रिलेशन के। तो मैंने क्या करा, मैंने डोमेन देखा ए है और उसी डोमेन को उसी से इट सेल्फ रिलेशन बनाने की कोशिश की। तो आप जरा देखो तो कोऑर्डिनेट में बी की जगह मैं क्या ले आया? ए। उसकी लैंग्वेज में भी बी की जगह क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। जब दोनों एलिमेंट ए हो गए, इसकी फॉर्म बनी, इसका रिलेशन बना, ए एंड ए लिव्स इन सेम हाउस। ए एंड ए लिव्स इन सेम हाउस। अब एक व्यक्ति है और जो दूसरा वाला ए है वो भी सेम ही व्यक्ति है। अब मैं हूं, मैं अगर एक सेम व्यक्ति हूं तो मैं एक लिव्स इन सेम हाउस का मतलब है एक ही घर में तो रहूंगा, ठीक है। अब मैं ये थोड़ी कहूंगा मैं और मैं हम दो अलग घर में रहते हैं। अरे मैं और मैं तो जब व्यक्ति एक है तो हमारा घर भी हमेशा क्या होगा? एक ही होगा। अब चाहे मैं इसमें रहूं, उसमें रहूं, किसी में भी रहूं, ठीक है, तो हमारा घर हमेशा क्या होगा? एक ही होगा। तो क्वेश्चन का रिलेशन कह रहा है ए एंड ए लिव्स इन सेम हाउस, तो आप कहोगे जी बिल्कुल ट्रू है, सही बात है। ए और ए जो जब व्यक्ति सेम है तो उन दोनों के घर भी सेम होंगे। अगर घर सेम होंगे तो आप कह सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या है? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अगर ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है, तो बात जम गई, रिफ्लेक्सिव चेक हो गया, बस। तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में आपको रिफ्लेक्सिव इतना ही करना है, बस आपको ध्यान देना है कि वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। चलो आ जाओ। अब क्वेश्चन पॉइंट टू, रिफ्लेक्सिव के बाद क्या चेक करना है? सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव के बाद क्या चेक करना है? सिमेट्रिक। अब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज, ए कोमा बी हमें दे रखा था ना, ए और बी में क्या रिश्ता दे रखा है? ए एंड बी लिव्स इन सेम हाउस। ए एंड बी लिव्स इन सेम हाउस। और ए और बी अगर सेम हाउस के अंदर लिव करते हैं, एक ही घर के अंदर रहते हैं, तो आप सपोज करो मैं हूं और आप हो, मैं इस बात को कहूं ए और बी, यानी मैं और आप एक घर में रहते हैं, और या इस बात को कह दूं आप और मैं एक घर में रहते हैं, दोनों बातें एक ही हैं। चाहे मैं कहूं ए एंड बी लिव्स इन सेम हाउस, या फिर मैं इसे ऐसे लिख दूं बी एंड ए लिव्स इन सेम हाउस, तो बात तो एक ही है, दोनों एक ही घर में रह रहे हैं। भाई बात तो वही रही, ठीक है, कि दोनों एक ही घर में रहते हैं। तो चाहे मैं लिखूं ए एंड बी लिव्स इन सेम हाउस, चाहे उसे पलट के लिख दूं बी एंड ए लिव्स इन सेम हाउस, बात तो एक ही रही, बात में तो कोई चेंज नहीं आया। अब जब बात में कोई चेंज नहीं आया तो आप खुद सोचो, ए कोमा बी था तो हो गया ए एंड बी, तो बी एंड ए है, तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम? बी कोमा ए। जो पहले आ जाता है उसे कोऑर्डिनेट में पहले लिख देते हैं। तो जब ए और बी को ओपन करके ए एंड बी किया जाता है, तो बी एंड ए को अगर क्लोज करूंगा तो उसे क्या किया जाएगा? बी कोमा ए। अब आप देखो ए कोमा बी एक रिलेशन में था और वो रिलेशन कहां एग्जिस्ट कर गया? बी कोमा ए में एग्जिस्ट कर गया, और बी कोमा ए में एग्जिस्ट कर गया तो हम कहेंगे कि रिलेशन क्या है? आर इज सिमेट्रिक। हमारा रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है, ठीक है। जो भी हमारा रिलेशन दिया हुआ है ए और बी के साथ, वो रिलेशन कैसा रिलेशन है? एक सिमेट्रिक रिलेशन है। चलो अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर थ्री, ओ पार्ट नंबर थ्री की, सिमेट्रिक के बाद क्या चेक करना है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए यहाँ तीन व्यक्ति चाहिए। ए और बी तो पहले से एग्जिस्ट कर ही रहे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब है? ए एंड बी लिव्स इन सेम हाउस। अब यहां पे मैं एक व्यक्ति सी ले आया, बी कोमा सी। अब बी कोमा सी का मतलब हो जाएगा बी एंड सी लिव्स इन सेम हाउस। अब क्योंकि ये दोनों कंडीशन हमारी गिवन होती है, ए कोमा बी एंड बी कोमा सी, अब ये दोनों कंडीशन गिवन है, इसका मतलब ये दोनों बातें सच है। यानी ए और बी एक घर में रहते हैं, बी और सी एक घर में रहते हैं। अगर आप इस बात का कंक्लूजन निकालो, मैं, ठीक है,
मैं और आप एक घर में रहते हो, आप और कोई तीसरा पर्सन है वो एक घर में रहते हैं, तो मतलब हम तीनों एक ही घर में तो हुए। ठीक है, तो आप, मैं और आप एक घर में, वो और वो तीसरा पर्सन किसी एक घर में, मतलब एक साथ है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि हम तीनों एक ही घर में रहते हैं। तो अगर इसका यही कंक्लूजन आया तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि ए एंड सी ऑल्सो लिव्स इन सेम हाउस। बिल्कुल, मैं इस बात को लिख सकता हूं, इसका कंक्लूजन, इन दोनों बातों का कंक्लूजन क्या आया कि ए एंड सी भी किस में रहते हैं, सेम घर में रहते हैं। ए एंड सी ऑल्सो लिव्स इन सेम हाउस, और ए एंड सी अगर ऑल्सो लिव्स इन सेम हाउस हो गए तो उसके बाद यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, उधर थोड़ी सी जगह कम है। उसके बाद आप कह सकते हो कि हाँ, ए कॉमा सी क्या हो गया, बिलोंग्स टू आर। अब इन दोनों कंडीशन के होते हुए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया, और अगर एग्जिस्ट कर गया तो आप कह सकते हैं आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। अब अगर देखो तो ये रिलेशन ऐसा है जो तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ऐसे रिलेशन जो तीनों होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ऐसे रिलेशंस को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन कि चेक करके बताओ कि रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आपको ये चेक करके बताने के लिए कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, आपको क्या करना है, आपको इन तीनों कंडीशनों को सेटिस्फाई कराना है। मतलब उस फंक्शन को रिफ्लेक्सिव भी कराना है, सिमेट्रिक भी कराना है और ट्रांजिटिव भी करा देना है। इन तीनों कंडीशन को जब आप करा दोगे तब आप ऑटोमेटिक कह सकते हैं, ठीक है, तब आप ऑटोमेटिक बता सकते हैं कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इतनी कहानी, ये रहा आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन का पैटर्न। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में करके आना है। अगर आपको पूरे नंबर चाहिए, इसमें से एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इसी तरीके से आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। अब इसी तरीके से अप्रोच करना है तो चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चलो, तो मैंने यहां पे एक और एग्जांपल लिया। अब ये एग्जांपल पहले बोर्ड एग्जाम्स में आ भी चुका है। ठीक है, एक रिलेशन है ए कॉमा बी के, और रिलेशन है ए लव्स बी। ए व्यक्ति को किससे प्यार है, ए व्यक्ति को बी व्यक्ति से प्यार है, ए लव्स बी। अब यहां आएगा मामला, यहां जमेगी बात। ठीक है, पता चलेगा। ठीक है, अब कोई भी देख लो, अब आ गया तुम्हारा रिलेशन कि ए का बी से क्या रिलेशन है। अब पता चल जाएगा तुम्हारा किसका किससे कितना प्यार है। आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। सच्चा प्यार, ट्रू लव, ओ मागू, टूरू लव, आ जाओ। ठीक है, चलो, अब पहला चेक करते हैं, सबसे पहले इसमें क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव कहता है ए कोमा ए, यानी ए डोमेन में ए एग्जिस्ट करना चाहिए इटसेल्फ। ए कोमा ए हो गया तो जब ये दोनों ही ए हो गए तो यहां पे भी ये दोनों ए ही हो जाएंगे। ए लव्स ए, सेल्फ लव, सेल्फ लव, ए लव्स ए, मैं खुद ही से प्यार करता हूं। हाँ, मैं खुद से प्यार क्यों नहीं करूंगा, मुझे अपनी जिंदगी प्यारी क्यों नहीं है, मुझे प्यारी है। ए से प्यार, भाई कोई भी इंसान है वो खुद से तो प्यार करता ही करता है। जब मौत सामने दिखाई देती है तो वो ये नहीं सोचता पहले दूसरे को बचा लूं, पहले सोचता है खुद बच जाऊं, उतना बहुत है। तो ए लव्स ए का मतलब है, ये बात सही है। ठीक है, हर कोई खुद से प्यार करता ही करता है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब यहां बहुत सारे आ जाएंगे बच्चे हमारे, हमरे प्यारे, ठीक है, कि क्या भैया हम नहीं करते खुद से प्यार। बेटा जिस दिन मौत सामने होगी दिख जाएगा, पता चल जाएगा, टेंशन ना लो। जिंदगी और मौत ऐसे ही है, जब चलती है ना तो सब पता लगा लेती हैं। चलो, अब बात करते हैं सिमेट्रिक। अरे ऑफेंसिव की बात नहीं है, ऑफेंसिव नहीं होने का है बड़ू। ठीक है, चलो, बस पढ़ने का है। अब पढ़ना है तो सिमेट्रिक के लिए हमें ए कोमा बी तो दे ही रखा है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कंडीशन है ए लव्स बी, कंडीशन है ए लव्स बी। अब मेरी बात को जरा गौर करके सुनो,
क्वेश्चन की भाषा, लिखने का तरीका देखो। ए लव्स बी, मैं किसी व्यक्ति बी से, ठीक है, प्यार करता हूं। ए लव्स बी, अगर ए लव्स बी है, आप खुद सोचो, क्वेश्चन के लिखने का तरीका है ए लव्स बी, क्या क्वेश्चन ने लिखा है बी ऑल्सो लव्स ए? मैं किसी से प्यार करता हूं, जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी मुझसे प्यार करता हो। तो मतलब अगर ए लव्स बी को मैं ऐसे लिख दूं, बी लव्स ए, तो ये बात गलत है, क्योंकि ए लव्स बी का कहीं भी ऐसा अर्थ नहीं है, ठीक है। ए लव्स बी कहीं भी इस बात को इंप्लाई नहीं कर रहा है, इस बात को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा कि अगर ए बी से प्यार कर रहा है तो बी भी किससे प्यार कर रहा होगा, ए से। यहां इस बात का ऐसा कोई अर्थ नहीं है। अगर इस बात का ऐसा कोई अर्थ नहीं है तो आप कहोगे कि जी बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, वो आर में नहीं है। ए बी से प्यार कर रहा है, बी ए से कर रहा है या नहीं कर रहा, इसका कोई प्रूफ या कोई वो नहीं है, और वो नहीं है तो आप उसे लोगे भी नहीं। और अगर नहीं लेते हैं तो आपको पता चलता है रिलेशन क्या है, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। आपका ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, तो आपका ये वाला रिलेशन किसी भी हाल में ये सिमेट्रिक नहीं है। तो अब सिमेट्रिक नहीं है तो तीसरी कंडीशन ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, आओ भाई। अगर हम तीसरी कंडीशन ट्रांजिटिव की बात करें, तो अगर हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो ट्रांजिटिव में क्या कहता है भैया, ट्रांजिटिव में कहता है कि ए कॉमा बी से कोई रिलेशन है, तो ए कॉमा बी का रिलेशन है ए लव्स बी, बी कॉमा सी का कोई रिलेशन है, बी कॉमा सी का रिलेशन है बी लव्स सी। होगा जी खेल, हो गया जी खेल। चलो, ए लव्स बी, ए किसी व्यक्ति बी से प्यार करता है, बी लव्स सी, बी व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्यार करता है। अब ए लव्स सी चेक करना है, इसका कॉमन इंप्लीकेशन हमें क्या चेक करना है, ए लव्स सी। अब ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ए पहले से किससे प्यार करता है, बी से, और अगर ए व्यक्ति पहले से बी से प्यार करता है तो अब ए व्यक्ति सी से प्यार नहीं कर सकता। कहते हैं मोहब्बत एक बार होती है, बार बार नहीं होती, बार बार जो की जाए वो सौदे होते हैं। तो इसीलिए याद रखना, प्यार तो इंसान को सिर्फ एक ही बार होगा, ठीक है। अब वो चाहे कितना ही दिखा ले, ओ मैं नहीं नू ना, ठीक है, एक ही बार होता है, हाँ आए बड़े। तो ए लव्स सी, अब ए सी से प्यार नहीं कर सकता, ठीक है। अब बेशक सी दिखने में सुंदर हो, ठीक है, सुंदर होती है तो झक मार के करना पड़ता है प्यार, यही वाली कहानी, ठीक है। तो, तो कहने का मतलब है ए लव सी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए लव सी नहीं हो सकता तो मतलब ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और अगर ए कॉमा सी आर में बिलोंग नहीं करता तो आप लिखेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं है। अरे यार ट्रांजिटिव लिख लेना, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, आर ट्रांजिटिव नहीं है। इस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है आपके क्वेश्चंस की, इस तरीके से आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस पे अप्रोच रखनी है और लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को करना है। तो इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखें कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं और कैसे नहीं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेके पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या हो सकता है और क्या नहीं। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, लैंग्वेज का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी में कोई रिलेशन है, ठीक है, ए इज अ वाइफ ऑफ बी, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। यहां पे मैंने एक रिलेशन लिया ए कॉमा बी से, ए इज अ वाइफ ऑफ बी। अब ऐसा ही क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी में भी है, तो एनसीईआरटी में भी है तो देख लेना जरा, ठीक है। बाकी अगर नहीं है तो समझ लो कि आप लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। बात आती है सबसे पहले हमें क्या चेक करना है,
रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव कहता है ए कोमा ए करो जी, जल्दी से क्या करो, ए कोमा ए। तो अगर हम ए कोमा ए करते हैं तो मतलब हमें आपको सेल्फ ट्राई करना है भैया। अब दोनों ए कोमा बी की जगह क्या हो गया रिलेशन में, ए कोमा ए, तो यहां भी ए बी की जगह ए कोमा ए ही हो जाएगा। ए इज अ वाइफ ऑफ ए। हाई आई बैंगन। ए इज अ वाइफ ऑफ ए, मैं खुद की पत्नी हूं। कितना अजीब लगेगा कहने में, मतलब अजीब छोड़ो, होगा ही क्या, कैसे पॉसिबल है। मैं खुद की पत्नी हूं, तुम सब अपनी सेल्फ पत्नियां हो, तो जब तुम सब अपनी सेल्फ पत्नियां हो तो बाहर किसे ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो ए इज अ वाइफ ऑफ ए, नहीं, इस बात को बिल्कुल नहीं मान सकते हम। हालांकि आजकल बहुत अजीबोगरीब केसेस आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो, अगर आपने सुना हो, तो महाराष्ट्र की तरफ, मतलब इधर, ठीक है, तो इधर की तरफ कहने का मतलब है आपका साउथ पोल की तरफ। ठीक है, तो साउथ पोल की तरफ का एक केस है कि वहां पे क्या हुआ, एक लड़की ने खुद से शादी कर ली है। ठीक है, अब वो खुद की पति भी है और वो अपनी खुद की पत्नी भी है। तो मतलब आजकल बड़े अजीब केसेस आ रहे हैं, लेकिन ऐसा हमारे हिसाब से, यानी हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, हमारे धर्म के हिसाब से ऐसा होना संभव नहीं है। कोई खुद की पत्नी नहीं हो सकता। ए इज अ वाइफ ऑफ ए, ये बात फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड, सिमेट्रिक। क्या चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक चेक करने के लिए ए कॉमा बी। ए इज अ वाइफ ऑफ बी, ए इज अ वाइफ ऑफ बी, सॉरी माफ कीजिएगा। अच्छा, अगर ए इज अ वाइफ ऑफ बी, इसका मतलब एक फीमेल है। ए क्या है, एक फीमेल, और वो बी की वाइफ है, इसका मतलब बी मेल है। बी क्या है, मेल, बिल्कुल सही। ए इज वाइफ ऑफ बी मतलब ए एक फीमेल है और बी क्या है, एक मेल। तो क्या अगर मैं इसे पलट के ऐसे लिख दूं, बी इज अ वाइफ ऑफ ए, अगर मैं इसे पलट के लिख दूं बी इज अ वाइफ ऑफ ए, तो मुझे गिवन था बी क्या है, मेल, और अगर बी वाइफ हो गया तो यहां पे बी क्या हो जाएगी, फीमेल। इसके अकॉर्डिंग बी क्या हो जाएगी, फीमेल। और एक ही पर्सन भी एक जगह मेल है और एक जगह फीमेल है, ऐसा होना संभव नहीं है, एक्सेप्ट द कपिल शर्मा शो। उसे छोड़ के ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी एक व्यक्ति एक जगह मेल हो और एक जगह फीमेल, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता, तो आप कह सकते हो बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और अगर वो आर में नहीं आएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक भी नहीं है, आर सिमेट्रिक भी नहीं है। अब सिमेट्रिक भी नहीं है तो थर्ड पे आ जाओ, ट्रांजिटिव। आ जाओ जी। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है ए इज अ वाइफ ऑफ बी, बी कोमा सी आ जाओ। ए ओ बी, बी इज अ वाइफ ऑफ सी। क्वेश्चन उठाने का ना बहुत बड़ा रीजन है, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको डिस्कस करके बताया कि यहाँ पे जो ये बी है ये मेल है, यहाँ पे बी क्या है, फीमेल है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के अनुसार ही बात सही नहीं बैठ रही है। तो अभी मैंने दोनों गिवन कंडीशंस ली हैं, अब दोनों गिवन कंडीशंस के हिसाब से एक बार बी मेल है और एक बार बी क्या बना दिया इन्होंने, फीमेल। गिवन कंडीशन के हिसाब से इनकी ही अपनी आपस में बातचीत सही नहीं बैठ रही, यानी यहां आया आपका नोट का पहला केस। नोट का पहला केस, जब आपकी गिवन कंडीशन सही नहीं है। उस केस में जब आपकी गिवन कंडीशन सही नहीं है, उस केस में भी आप आर को लिखोगे आर इज ट्रांजिटिव। आप उसे ट्रांजिटिव कहोगे क्यों, आप उसे ट्रांजिटिव बोलोगे क्यों, क्योंकि आप क्या कहोगे, भैया मैं तो करके दिखा देता, तुमने गिवन सही नहीं दी।
ठीक है, तो इसका मतलब अगर गिवन में भी कुछ गड़बड़ हो जाती है या गिवन इनकम्प्लीट होती है या गिवन सही नहीं है, उस केस में भी उस केस में उसको क्या माना जाता है, ट्रांजिटिव माना जाता है। तो इस केस में आप आर को क्या लिखोगे, ट्रांजिटिव, वरना बहुत से बच्चे इसको गलत करने वाले थे। ठीक है, बहुत से हमरे बंधु, हमरे प्यारो, तुम क्या करते, इसको गलत कर देते। ठीक है, हालांकि वैसे भी नोट ही आ रहा है, लेकिन ऐसे वाला अच्छा है। ठीक है, तो आप इसे क्या कहेंगे, आर इज ट्रांजिटिव, बिकॉज ऑफ ये गिवन कंडीशन क्या है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो पाना ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां लैंग्वेज का एक और क्वेश्चन कंप्लीट किया। आई होप इतनी बातें भी क्लियर होंगी। अब इतनी बातें भी क्लियर है तो चले जरा आगे को। चलो और क्वेश्चन ले लेते हैं एक आध। ठीक है, इतने लेंगे, झिका देंगे क्वेश्चनों से, जब तक पूरी बात दिमाग में एंटर ना कर जाएगी, जब तक नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। चलो, नाक बंद हो रही है। ए को बी का कोई रिलेशन है, रिलेशन है ए लेस देन बी क्यूब, जबकि ए और बी दोनों रियल नंबर्स हैं। चलो भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड के हिसाब के लिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ध्यान दीजिए जरा, आइएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने चेक करना है रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करना है मुझे, रिफ्लेक्सिव। अब अगर मुझे ये रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए मैं क्या चेक करूंगा, ए बिलोंग्स टू आर, और ए कोमा ए के हिसाब से कंडीशन बनती है, दोनों जगह ए आ जाएगा, ए लेस देन ए क्यूब, ए लेस देन ए क्यूब। अब मुझे पता है ए और बी दोनों रियल नंबर्स हैं, तो मैं कुछ रख के देख लेता हूं। मैंने ए को यहाँ पे -1/2 रखा, मैंने ए को यहाँ पे क्या रखा, माइनस का 1/2, तो -1/2 लेस देन, -1/2 का क्यूब होता है -1/8। तो क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि अगर ए की वैल्यू -1/2 है, तो क्या -1/8 ग्रेटर हो जाएगा, नहीं, -1/8 छोटा होता है और -1/2 बड़ा होता है। तो मतलब -1/2 पे कंडीशन क्या हो गई है, +1/2 रखो, प्लस प्लस, हाँ। क्वेश्चन कह रहा है क्या 1/8 1/2 से बड़ा है, तो आप लिखोगे फॉल्स, नहीं, 1/8 1/2 से बड़ा कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो आप इसे कह देंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, कि आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। जो आपका आर है, जो आपका रिलेशन है, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसे ही आप पता करके बता सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, रिफ्लेक्सिव के बाद आता है सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव के बाद क्या आता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए आपने ए कोमा बी को लिया, ए लेस देन बी क्यू, ए लेस देन बी क्यू, ये शायद लेस देन इक्वल्स टू होगा। ठीक है, इक्वल्स टू कर लेना। चलो, ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यू। चलो, तो अगर बात करें ए कोमा बी, तो ये बन रहा है। अब हमें इसका अपोजिट चेक करना है, यानी बी कोमा ए को देखना है। अपोजिट को देखेंगे तो बनेगा बी लेस देन ए क्यूब। तो इन दोनों कंडीशंस को देखो, अब ए और बी की कोई ऐसी वैल्यू रखो, ये ट्रू हो जाए, ये फॉल्स हो जाए। ए और बी की आपको ऐसी वैल्यू रख के देखनी है कि ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो जाए और नीचे वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो आप कोई भी वैल्यू रख के देख लो। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे पुट कर लो, यहां पे पुट कर लो, ए की वैल्यू तो 1/2, नहीं, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1/2, नहीं, ना ना ना, ए की वैल्यू 1/2 रख लो और बी की वैल्यू 1 रख लो, हाँ, बी की वैल्यू 1 रख लो, ए की वैल्यू 1/2 रख लो और बी की वैल्यू 1। तो अगर इस कंडीशन में, पहले वाली में, इस पहले वाली में आप रखोगे,
तो ये हो गया 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1 का क्यूब 1 होता है, तो ये वाली कंडीशन तो क्या आ रही है, ट्रू। बिल्कुल 1 बड़ा है 1/2 से। लेकिन जब आप इसको इस कंडीशन में रख के देखोगे तो ये आएगा 1/2 का क्यूब 1/8। अब इसमें आ रहा है क्या 1/8 बड़ा है 1 से, तो आप इसे क्या कह दोगे, फॉल्स। तो आप कहोगे a कोमा बी तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन b कोमा a एग्जिस्ट नहीं कर रहा। a कोमा बी तो ट्रू हो रहा है लेकिन b कोमा a इस कंडीशन पे क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। तो आप यहां कहोगे r इज नॉट सिमेट्रिक, r इज नॉट सिमेट्रिक, कि जो r है वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 आता है ट्रांजिटिव। पॉइंट नंबर 3 क्या आ जाता है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए a कोमा बी किसी रिलेशन में आता है, b कोमा सी भी उस रिलेशन में आता है, तो a कोमा बी हो जाता है b a लेस देन इक्वल्स टू बी क्यू, b कोमा सी हो जाएगा b लेस देन इक्वल्स टू सी क्यू। ठीक है, अब आपको इन दोनों कंडीशन से चेक करके बताना है कि a भी क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू सी क्यू। ए क्या होना चाहिए, ए कोमा सी चेक करना है ना, तो ए कोमा सी का मतलब है आपका क्या होना चाहिए, ए लेस देन इक्वल्स टू सी क्यूब होना चाहिए। अब इन दोनों कंडीशन को ट्रू करना है और इसको फॉल्स करना है। ऐसे एग्जांपल्स लेने हैं कि ये दोनों कंडीशंस तो ट्रू हो जाए लेकिन तीसरी वाली क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स लेने हैं कि ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए और तीसरी वाली क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। अब ये एग्जांपल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, हाँ मुझे पता है। ठीक है, तो मैं खुद ही बता देता हूं। इसमें क्या कर लेना, इसमें पुट कर लेना a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2। ये पुट कर लेना, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2। होगा क्या, ये वाली जो कंडीशन है आपकी, ये वाली, ये ट्रू हो जाएगी, ये वाली कंडीशन भी आपकी ट्रू हो जाएगी। और फिर जब आप इस पे आओगे और इस पे आके रखोगे तो ये वाली कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी इन तीन वैल्यूओं पे। इन तीन वैल्यूओं पे ये ऐसा हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो आप कहेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव, कि आपका जो आर है वो ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव है। और आपको ये इसी टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इसका तरीका यही है, आप एक ही वैल्यू को ऐसा लेट करके देखें, सोच के देखें कि आप उसको क्या रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते हैं। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन किया जा सकता है और यही आपकी भी अप्रोच होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया जाए। ठीक है, तो इसी अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को करना है। अब उसी के साथ ठीक है आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन जो आता है, ठीक है, उसको ले लेते हैं। अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, आजकल क्या होता है ना, लेवल को अप करके चीजें दे दी जाती हैं और लेवल को अप करके चीजें पूछ ली जाती हैं। चलो, एक क्वेश्चन मॉड्यूलस का और है, वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। सॉरी, माफ करना। तो एक मॉड्यूलस का क्वेश्चन और आता है, उस क्वेश्चन को आपको और ध्यान रखना है। उस क्वेश्चन पे भी बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि आपको उस क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना। ठीक है, तो उस मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन को आप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इतना रिलेशन और फंक्शन में आना चाहिए। ये बीच में एक पेज खाली हो गया, इसे हटा देते हैं। अब ठीक है, चलो, हमने आज अभी यहां से स्टार्ट किया था। ठीक है, हमने रिलेशन टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दिया। फिर हमने सीखा कि रिलेशन आखिर होता क्या है, कैसे बनता है। फिर हमने क्या सीखा कि हमें अगर रिलेशन चेक करना है तो हम किन किन पॉइंट पे कैसे कैसे चेक कर सकते हैं। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए। ठीक है, पहले ये चेक करना सीखा कि कैसे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव देखते हैं। फिर सीखा
फिर हमने कुछ लैंग्वेज के क्वेश्चंस लिए, फिर लैंग्वेज क्वेश्चन से सीखा कैसे चेक कर सकते हैं, फिर लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस लेके हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उनके कुछ एग्जाम्पल्स लिए और एग्जाम्पल्स लेके अभी तक हम कंप्लीट यहां आ गए। अब यानी हमारा टॉपिक रिलेशन क्या हो गया है वहां खत्म। अब अगर हमारा टॉपिक रिलेशन खत्म हो गया है तो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है फंक्शन। क्या टॉपिक स्टार्ट होता है? फंक्शन। आखिरकार फंक्शन क्या होता है? अब अगर रिश्तेदारी बना ली, रिलेशन कंप्लीट हो गया, तो रिलेशन पे वर्क भी तो करना पड़ेगा, और रिलेशन पे जो जो वर्क किया जाता है उसी को हम कहते हैं फंक्शन। किसी भी रिलेशन में जो जो वर्क किया जाता है, जिस जिस तरीके से उस रिलेशन में वर्क किया जाता है, उसी रिलेशन को क्या कहा जाता है? आपका हाँ सॉरी, उस रिलेशन पे जो वर्क किया जाता है उस वर्क को क्या कहा जाता है? फंक्शन। अब रिश्तेदारी बना ली तो अब उस पे मेहनत भी तो करनी है, ऐसे थोड़ी है कि रिलेशन बना लिया और छोड़ दिया। चलो अब उस पर वर्क कर लेते हैं। आइएगा, आपके फंक्शन दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के फंक्शंस होते हैं? दो टाइप्स के। एक आपके होते हैं वन वन फंक्शंस, एक आपके होते हैं एक आपके होते हैं वन वन फंक्शंस, एक आपके होते हैं मैनी वन। दो तरीके के फंक्शंस आते हैं। एक आपके कहलाते हैं वन वन फंक्शंस, ठीक है। एक मिनट। हाँ, एक आपके कहलाते हैं वन वन फंक्शंस और एक आपके कहलाते हैं मैनी वन फंक्शंस। अब अगर वन वन फंक्शंस की हम बात करें तो ये मान लो ये दो सेट है, सेट ए है और सेट बी है। इसमें सारे आपको x के एलिमेंट्स मिलते हैं, इसमें आपको सारे y के। इसमें x कोऑर्डिनेट जिसे एब्सिसा बोलते हो, इसमें सारे एब्सिसा के मिलते हैं और इसमें सारे ऑर्डिनेट के मिलते हैं। अब आप मान लो सपोज 1 2 3 है और ए बी सी है। वन का ए के साथ कोई रिलेशन है, बी का टू के साथ है, थ्री का सी के साथ है। अब अगर आप देखो हर एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, हर एक एलिमेंट की एक इमेज, ऐसे ही फंक्शंस को क्या कहा जाता है? वन वन फंक्शंस। जब एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज बने, एक एलिमेंट की सिर्फ कितनी इमेज बने? एक इमेज बने, ऐसे ही फंक्शंस को क्या कहा जाता है? वन वन फंक्शंस कहा जाता है। जब पूरा एक ही एलिमेंट हो और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बने, ऐसे को, इस टाइप के फंक्शंस को क्या कहा जाता है? वन वन फंक्शंस कहा जाता है। अब अगर मैनी वन की बात करें तो इधर मान लो 1 2 है और इधर ए है। अब अगर एक का भी वन का भी ए ही इमेज हो और टू की भी इमेज क्या हो? ए। तो यहां देखो मैनी एलिमेंट्स की एक इमेज, ठीक है। ऐसे में मैनी एलिमेंट्स एक इमेज, तो ऐसे में कहा जाता है मैनी वन। ऐसे टाइप के फंक्शंस को क्या कहा जाता है? मैनी वन। तो आपके दो ही टाइप के फंक्शंस होते हैं, या तो आपके वन वन टाइप के जब एक की इमेज एक हो, ठीक है, या आपके मैनी वन जब मैनी एलिमेंट्स की एक इमेज हो। ऐसे आपके दो टाइप के फंक्शंस बनते हैं, वन वन और मैनी वन। अब बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं वन मैनी में। अब वन मैनी की अगर हम बात करें, इधर एलिमेंट एक हो और इधर कई सारे हो और ऐसे वन मैनी। अगर आप इसे देखोगे वन मैनी, तो मैं आपको बता दूं वन मैनी किसी भी टाइप का फंक्शन नहीं है, एक्चुअल में ये फंक्शन की टाइप नहीं है। तो बहुत से लोग इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना है कि अगर क्वेश्चन वन मैनी में दिया जाता है, क्वेश्चन वन मैनी के हिसाब से दिया है, तो एक्चुअल में वो आपका फंक्शन नहीं है। आपको वन मैनी को फंक्शन कंसिडर नहीं करना है। अब फंक्शन कंसिडर नहीं करना है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपके फंक्शन दो ही टाइप के होते हैं, वन वन और मैनी वन। अब वन वन है अगर, तो वन वन के अंदर फिर वो दो कंडीशंस में बढ़ता है। वन वन के अंदर वो दो कंडीशंस चेक की जाती हैं कि वन वन के साथ साथ वो ऑन टू है या वन वन के साथ वो इन टू है। हमें ये तो पता चल गया कि फंक्शन वन वन है, लेकिन वन वन के साथ दो कंडीशंस चेक की जाती हैं कि वन वन के साथ फंक्शन ऑन टू है या वन वन के साथ फंक्शन इन टू है। अब बात आती है आगे। अब बात करते हैं यहां
1 2 3, ए बी सी। अब 1 की इमेज ए है, 2 की भी है और 3 की, तो आपको पता है ये 1 1 है, बिल्कुल जी 1 1 है, और इसकी रेंज और कोडोमेन बराबर है। हाँ, इतने बुरे ही दिन देखूंगा अब मैं रेंज की स्पेलिंग गलत। 1 1 के साथ अगर उसकी रेंज उसके कोडोमेन के बराबर हो जाती है, 1 1 फंक्शन होने के साथ अगर उसकी रेंज किसके बराबर हो जाती है, उसके कोडोमेन के, तो वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है। अब बात आती है क्या रेंज होती है और क्या डोमेन होते हैं, तो आपको वो इनटू में समझ आ जाएगा, यहां आ जाओ। अरे यार, 1 2 3, ए बी सी डी, 1 की ए से, 2 की बी से, 3 की सी से। इस केस में रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं। रेंज और कोडोमेन जब इक्वल नहीं होती, जब एक्चुअल में इस वाले एलिमेंट, इस वाले सेट में कोई एलिमेंट बच जाए। जैसे अगर आप देखो तो इस वाले सेट में कौन एलिमेंट बच गया, डी। अगर डी बच गया तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो ऐसे वक्त पे वो क्या कहलाता है, इनटू। मतलब इसमें कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। यहां देखो, यहां नहीं बचा था, इस वाले केस में एलिमेंट नहीं बच रहा, इस वाले केस में नहीं बच रहा, तो इसका मतलब रेंज और कोडोमेन बराबर है। ऐसे ही मैनी वन के बाद कंडीशन चेक की जाती हैं कि या मैनी वन के साथ साथ ये ऑन टू है, या मैनी वन के साथ साथ ये इन टू है। ठीक है, तो मैनी वन के साथ ऑन टू और मैनी वन के साथ इन टू चेक किया जाता है। तो मैनी वन के साथ अगर ऑन टू चेक करें आप, तो सीधी सी बात है, रेंज और कोडोमेन बराबर होगा, तो इधर कोई एलिमेंट बचा हुआ नहीं होगा। और अगर बात आप इनटू की करें, इनटू में आपने वन और टू लिया और इधर ए और बी है, तो ये मैनी वन तो बना रहा है, लेकिन मैनी वन के साथ साथ इसमें एक एलिमेंट बच गया, तो मतलब इसकी जो रेंज है वो डज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन हो गई। और इसकी रेंज अगर डज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन हो गई, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, इनटू। तो एक्चुअल में आपका ये होता है फंक्शन, ये आपका फंक्शन होता है। इसे कहते हैं वन वन फंक्शन, मैनी वन, ऑन टू, इन टू। ये होता है जितना भी आप ये पढ़ते हैं कि फंक्शन क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या वन वन, क्या ऑन टू, तो ये सारी चीजें होती हैं। इस तरीके से आप पता लगाते हैं कि कौन फंक्शन वन वन है, कौन फंक्शन मैनी वन है, कौन फंक्शन ऑन टू है और कौन फंक्शन इन टू है। ठीक है, तो यानी फंक्शन दो तरीके के होते हैं, वन वन, मैनी वन। अब वन वन की दो कंडीशन होती है कि वो वन वन होने के बाद ऑन टू हो सकता है या इन टू। उसी तरीके से फंक्शन मैनी वन के बाद ऑन टू हो सकता है या इन टू। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि फंक्शन क्या होता है और क्या नहीं। तो मैंने आपको फंक्शन के बारे में बता दिया, फंक्शन को समझा दिया। अब अगर फंक्शन को समझा दिया, तो चलिए आगे चलते हैं और आगे चल के इसके क्या ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स। अब सीखते हैं कि हम वन वन ऑन टू के क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। तो इतनी बातों को एक बार ध्यान दीजिए, ठीक है, हम आपको जस्ट अभी बता रहे हैं कि आप उसे कैसे कर सकते हैं। चलिएगा, हाँ, तो अगर इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, तो चलो आगे चल के पढ़ते हैं, फिर एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, और फंक्शन ने कह दिया, जो फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर है। नेचुरल से नेचुरल ले लो, चलो पहले पहले फंक्शन को इतना ज्यादा बड़ा नहीं करते। पहला क्वेश्चन हमेशा इजी रखना चाहिए, नेचुरल से नेचुरल। चलो, अब मैं आपको पहले यहां क्लियर करो इस चीज को। ये एक्चुअल में आपका ना नेचुरल जो नंबर है, ये वाला जो नेचुरल नंबर है, ये ना आपका डोमेन है। ये आपका क्या है, डोमेन। अब ये जो आपका नेचुरल नंबर है, ये वाला, ये आपका कोडोमेन है। डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू, कोडोमेन मतलब वाई की वैल्यू। मतलब यहां से आप x की वैल्यू ले सकते हो और वहां से y की। जब भी फंक्शन आपको ऐसे दिया जाए कि वो a से a है, b से b है, नेचुरल से नेचुरल है, इसका मतलब समझ जाना आपको डोमेन और कोडोमेन दी हुई है, यानी x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू दी हुई है। अब इस बात में जरा एक चीज और सुन लो आप,
एक चीज जो बतानी रह गई, वन वन फंक्शंस का एक और नाम होता है इंजेक्टिव। इंजेक्टिविटी, ये सारी इसी के नाम होते हैं। उसी तरीके से मैनी वन का एक और नाम होता है सर्जेक्ट। तो कहीं क्वेश्चन में सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिविटी ऐसा कुछ भी मिलता है तो वो किसके लिए होता है, वो मैनी वन फंक्शंस के लिए होता है। अब इस क्वेश्चन को हमें चेक करना है कि वन वन है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। कैसे अप्रोच करेंगे जरा सुनिएगा। कभी भी आपको कोई क्वेश्चन वन वन चेक करना है, कभी भी वो आप क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपको क्या चेक करना है, वन वन। तो वन वन चेक करने के लिए आप लेकर चलो एफ एक्स वन की वैल्यू एफ एक्स टू के बराबर। क्या लेकर चलो, एफ एक्स वन की वैल्यू किसके बराबर, एफ एक्स टू के बराबर। यानी एफ एक्स वन की वैल्यू एफ एक्स टू के बराबर लेकर चलनी है। आपने x की जगह क्या रिप्लेस कर लिया, x1। तो यहां भी x की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, x1। तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर। यहां x2 है तो ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर। ठीक है, तो x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर। अब बच्चे बहुत जल्दी स्क्वायर से स्क्वायर काट देते हैं, तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, हर किसी का थोड़ी कटता है, हर किसी का नहीं कटता। तो आप प्लस का इधर लाके इसे कैसे लिखेंगे, माइनस का। आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक बार वैल्यू माइनस की और एक बार वैल्यू प्लस की। अब इन्हें जीरो के बराबर रखेंगे तो एक बार वैल्यू वन, एक्स वन बराबर एक्स टू, और एक बार वैल्यू एक्स वन बराबर माइनस एक्स टू। ये दो आंसर आए। अब ये तो पॉसिबल है नहीं, ये तो पॉसिबल है नहीं। क्यों, क्योंकि यहां वैल्यू कैसे किया रहा है, x2 की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। जबकि हमारा क्वेश्चन नेचुरल से नेचुरल है, नेचुरल नंबर्स नेगेटिव नहीं होते। और नेचुरल नंबर्स नेगेटिव नहीं होते, इसका मतलब इसका आंसर नेगेटिव भी पॉसिबल नहीं है। और नेगेटिव पॉसिबल नहीं है तो आंसर एक ही बचा, x1 बराबर x2। जब भी आप fx1 को fx2 के बराबर लेके चले और वैल्यू fx1 को fx2 के बराबर लेके चले और वैल्यू x1 बराबर x2 आ जाए, उसी को कहा जाता है कि वो वन वन है। इसी तरीके से आपको चेक करना है कि वो फंक्शन क्या हो, वन वन। इसी तरीके से आप उसे चेक करके बताएंगे कि एक्चुअल में फंक्शन क्या है, वन वन है। तो अगर आपका वन वन हो गया तो अब चेक कर लेते हैं कि फंक्शन ऑन टू कैसे होता है। तो फंक्शन अगर आपको ऑन टू चेक करना है तो ऑन टू चेक करने के लिए आप क्या ले सकते हैं, आप एफ एक्स बराबर वाई, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है ना, तो एफ एक्स को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, वाई। एफ एक्स को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, वाई। अब आप क्या करो, एक्स की वैल्यू निकालो। एक्स की वैल्यू निकालो किसकी टर्म्स में, वाई की टर्म्स में। तो एक्स की वैल्यू वाई की टर्म्स में निकालने के लिए स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या कर लोगे, अंडर रूट। तो मतलब एक्स बराबर रूट वाई आ रहा है। स्क्वायर हट के अगर उधर रूट हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट वाई। अब वाई की वैल्यू पुट करनी चालू करो और मुझे पता है मेरा जो वाई है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। जो वाई है वो क्या है, नेचुरल नंबर। तो जरा वाई को नेचुरल नंबर रखना चालू करो। वन रखोगे तो अंडर रूट वन वन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप ना एक काम करो, वाई को टू रखो सीधा। वो किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से, ठीक है, वीडियो रुक गई थी, तो आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, जो हमारी वन शॉट की वीडियो चल रही थी वो अभी कंटिन्यू है, बस हमारा थोड़ा सा और रह गया है, तो जरा उसको कवर अप कर लेते हैं जल्दी से। तो हमने बात की थी कि वन वन ऑन टू कैसे चेक करेंगे। तो यहां अगर देखें तो एक्स की वैल्यू अंडर रूट टू आ रही है, जो कि नेचुरल नंबर का हिस्सा नहीं है। और अगर नेचुरल नंबर का हिस्सा नहीं है तो आप कह सकते हैं एफ इज नॉट ऑन टू। आपका जो फंक्शन है वो ऑन टू भी नहीं है। ऐसे आप कह सकते हैं कि ऐसे आप बता सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो ऑन टू भी नहीं है। तो अगर ऑन टू नहीं है, ठीक है, तो ऐसे पता चल जाता है कि क्या वन वन है, क्या ऑन टू है और क्या ऑन टू नहीं है। इसी इसी के साथ आगे चलते हैं, जरा कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे एफ एक्स की वैल्यू सपोज आपको दे दी जाए एक्स स्क्वायर, और इस बार जो फंक्शन कर दिया जाए वो रियल नंबर से रियल नंबर कर दिया जाए। इस बार फंक्शन क्या कर दिया जाए, रियल नंबर से रियल नंबर्स। अगर फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर कर दिया जाए, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, वन वन। क्या चेक करेंगे आप, वन वन। अब वन वन कैसे चेक करते हैं, तो मैंने आपको बताया वन वन चेक करने के लिए आप एफ एक्स वन की वैल्यू किसके बराबर रख सकते हैं,
एफ एक्स टू के। एफ एक्स वन की वैल्यू को किसके बराबर रख लीजिए, एफ एक्स टू के बराबर रख लीजिए। अब अगर एफ एक्स वन की वैल्यू को एफ एक्स टू के बराबर रखा जाए तो आपको पता चलेगा एक्स वन का स्क्वायर बराबर एक्स टू का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एक्स वन है तो यहाँ एक्स वन का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक्स टू है तो यहाँ पे एक्स टू का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। एक बार वैल्यू माइनस की हो जाएगी, एक बार वैल्यू प्लस की हो जाएगी, और ये जीरो के बराबर है। कंपेयर करेंगे तो एक बार एक्स की वैल्यू एक्स टू के बराबर आएगी और एक बार एक्स वन की वैल्यू माइनस एक्स टू के। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो इसमें ये नेग्लेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा रियल नंबर है, हमारा डोमेन क्या है, रियल नंबर, हमारी रेंज भी क्या है, कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर, इसलिए यहां पे ये नेगेटिव पॉसिबल है। और x1 की अब दो इमेजेस हो गई, x1 की कितनी इमेजेस हो गई, दो, एक x2 और एक माइनस x2, और किसी भी फंक्शन की अगर दो इमेज हो जाती हैं तो आप उसे वन वन नहीं कहेंगे, f इज नॉट वन वन, क्योंकि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेने के बाद सिर्फ एक ही कंडीशन आनी चाहिए, एक्स वन बराबर एक्स टू। अगर कंडीशन एक से ज्यादा हो जाती है, ऐसे केस में आप कहते हैं कि वो फंक्शन वन वन नहीं है। ऐसे केस में सिंपली उन्हें क्या कहा जाता है कि ये जो भी फंक्शन है ये वन वन नहीं है, ऐसे फंक्शन वन वन नहीं होते। अब अगर ऐसे फंक्शन वन वन नहीं होते हैं तो चलो ऑन टू चेक कर लेते हैं। ऑन टू के लिए मैंने कहा जो भी फंक्शन आपको दे रखा है उसे वाई मान लो, ठीक है। अब x को y की फॉर्म में लाओ, तो आप स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट y। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर हट के इधर रूट हो जाएगा तो अंडर रूट y। अब y की वैल्यू पुट करना है, तो मैंने y की वैल्यू को -2 रख दिया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट -2। अब अंडर रूट -2 तो इमेजिनरी नंबर है, अब यानी ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, रियल नंबर। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि हमेशा आंसर क्या होना चाहिए, रियल नंबर, और x की वैल्यू क्या हो गई, डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप कह सकते हैं फंक्शन f इज नॉट ऑन टू, फंक्शन f ऑन टू भी नहीं है। इस तरीके से पता लगाया जाता है कि फंक्शन वन वन ऑन टू है या नहीं है। तो अगर इतनी बातें क्लियर है तो चलो फिर कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल मान लेते हैं एफ एक्स की वैल्यू ऐसे दे दी जाए 4x+3, एफ एक्स की वैल्यू क्या दे दी जाए 4x+3, और फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर है, फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर है। तो आ जाओ पहले चेक कर लेते हैं वन वन, पहले क्या चेक कर लेते हैं, वन वन। अब वन वन चेक करने के लिए सीधा है कि आप एफ एक्स वन की वैल्यू को किसके बराबर रख लो, एफ एक्स टू, यानी एक बार x1 रख लो और एक बार x2 रख लो। तो एक बार x1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4x1+3, 4x2+3। भाई जब आप x1 रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4x1+3, अब जब फंक्शन में x2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 4x2+3, +3 से +3 काट लो, 4x1 बराबर 4x2, 4 से 4 काट लो, x1 बराबर x2। और मैंने आपको कहा है जब भी x1 बराबर x2 आ जाएगा तो आप कहेंगे फंक्शन क्या है, वन वन है। x1 बराबर x2 आने पे फंक्शन क्या हो जाता है, वन वन। ऑन टू चेक कर लेते हैं। ऑन टू चेक करने के लिए मैंने कहा है आपको जो भी फंक्शन है उसे y मान लो। अब यहां से x की वैल्यू निकालो, तो अगर मुझे यहां से x की वैल्यू चाहिए तो प्लस का 3 पहले मैं इधर लेके आऊंगा। x की वैल्यू निकालने का मतलब है एक तरफ खाली क्या बचना चाहिए, x। तो प्लस की 3 की वैल्यू इधर लाके मैं माइनस की 3 करूंगा, 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आऊंगा। अब मैं y की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करूंगा और देखूंगा कि मेरा x जो है वो रियल नंबर बनता है या नहीं। आप y की कोई भी वैल्यू रख लो, 0 रख लो, तो अब x बन रहा है -3/4 जो कि रियल नंबर है। आप y को कुछ भी रख लो, आप y को 3 रख लो, तो जो आपका x है वो 0 बन रहा है, वो भी रियल नंबर है। कहने का मतलब आप y को कुछ भी रखो, इस केस में x की हर एक वैल्यू क्या बनेगी, रियल नंबर बनेगी, और रियल नंबर बनेगी तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, ऑन टू है। फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो ये फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, और जो फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होते हैं, ठीक है, उस टाइप के फंक्शंस को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शंस।
बाइजेक्टिव फंक्शंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वाला फंक्शन इंजेक्टिव भी है, वन वन को इंजेक्टिव बोलते हैं, और ये वाला फंक्शन सर्जेक्टिव भी है, ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं। तो अगर ये फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों है, ठीक है, तो अगर ये फंक्शन इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों है तो ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। इसी ऐसे टाइप के ही फंक्शन को बाइजेक्शन फंक्शन कहा जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया जाता है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, और इसका जो फंक्शन डिफाइन किया जाता है वो किया जाता है रियल नंबर एक्सेप्ट थ्री, और यहां पे भी रियल नंबर एक्सेप्ट जो भी है, ठीक है, जो भी यहाँ पे लाइक वन टू जो भी होता होगा, ठीक है, मेरे को अभी याद नहीं है कंफर्म, तो कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है। अब इसे भी आपको वन वन ऑन टू चेक करना है, तो अगर आप इसे भी वन वन ऑन टू चेक करना चाहते हैं तो यहां बात करेंगे पहले किसकी, वन वन की, फंक्शन के किसकी, वन वन की। वन वन के लिए आपको एफ एक्स वन की वैल्यू एफ एक्स टू के बराबर चाहिए, तो यानी यहाँ एक्स वन माइनस टू अपॉन एक्स वन माइनस थ्री बराबर होना चाहिए एक्स टू माइनस टू अपॉन एक्स टू माइनस थ्री के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो दोनों की अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया एक्स वन एक्स टू माइनस के थ्री एक्स वन माइनस के टू एक्स टू प्लस के सिक्स। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये एक्स वन एक्स टू माइनस के टू एक्स वन माइनस के थ्री एक्स टू प्लस के सिक्स। प्लस सिक्स से प्लस सिक्स कट गया, एक्स वन एक्स टू से एक्स वन एक्स टू कट गया, एक्स वन एक तरफ कर लो, एक्स टू एक तरफ कर लो, एक्स वन उधर आ जाएगा, एक्स टू इधर आ जाएगा, तो माइनस के टू एक्स टू प्लस के थ्री एक्स टू इक्वल्स टू माइनस के टू एक्स वन प्लस के थ्री एक्स वन। अगर आप देखेंगे तो यहाँ बनेगा प्लस का एक्स वन और यहाँ बनेगा प्लस का एक्स टू, यानी एक्स वन बराबर एक्स टू है, एक्स वन बराबर एक्स टू है, तो फंक्शन क्या हो गया, वन वन हो गया। एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाता है तो फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, वन वन। तो ऐसे फंक्शन आपके क्या कहलाते हैं, वन वन कहलाते हैं। ऑन टू चेक कर लेते हैं इसी फंक्शन के लिए, ऑन टू चेक कर लेते हैं। ऑन टू के लिए मैंने कहा है आपको जो भी फंक्शन दिया जाए उसे वाई मान लो। अब मैंने कहा है आप x की वैल्यू निकाल लो किसकी टर्म्स में, y की टर्म्स में, तो इसके लिए ये डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, वाई एक्स माइनस थ्री वाई। x एक तरफ कर दो, y एक तरफ, तो x इधर ले आओ, y को इधर ले आओ, तो हो जाएगा वाई एक्स माइनस एक्स बराबर थ्री वाई माइनस टू। एक्स कॉमन कर लो तो ये y माइनस वन हो जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। अब अगर आप ऊपर देखो तो इसे सही कर लो, अब ये वन होगा, ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे एक्सेप्ट वन। चलो, अब कहने का मतलब है आप y की कुछ भी वैल्यू रखो और देखो कि क्या x एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। आप y को सिर्फ एक वन नहीं रख सकते क्योंकि उसने मना किया है, ठीक है, वन के अलावा आप कुछ भी रख लो, और वन के अलावा आप कुछ भी रख लो वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। y की वैल्यू जीरो रख लो, जीरो रख लोगे तो आंसर बन जाएगा माइनस का टू, और माइनस टू आपका जो है एक रियल नंबर है, ठीक है, तो आंसर बनेगा ही बनेगा। कहने का मतलब है माइनस टू के अलावा आप कुछ भी रख लो वो बिलोंग करेगा ही करेगा, और वो अगर वो बिलोंग करेगा ही करेगा तो एफ वन ऑन टू हो गया, ये वाला फंक्शन आपका क्या हो गया, ऑन टू। अगर ये फंक्शन आपका ऑन टू हो गया तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है आपका ये क्या है, वन वन ऑन टू है, यानी सॉरी, यानी ये वाला फंक्शन आपका कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। हाँ, अब एक और चीज याद रखेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस। अगर आपसे नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस पूछ लिया जाए, ठीक है, तो अगर आपसे नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस पूछ लिया जाए तो आप फॉर्मूला लगाएंगे m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n का फैक्टोरियल।
m होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए के, n होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के। आपसे नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस पूछ लिया जाए, नंबर ऑफ फंक्शंस, तो आप नंबर ऑफ फंक्शंस में फॉर्मूला लगाएंगे m की पावर n। m नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सेट ए के, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सेट बी के। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये दो फॉर्मूले हो रहे हैं, इन दोनों फॉर्मूले को और याद रखना। आपका रिलेशन और फंक्शन यहां पे जाके होता है खत्म। यानी इससे ज्यादा रिलेशन फंक्शन में ना आपका कुछ आने वाला है और ना आपको करने की जरूरत है। इतना जितना मैंने आपको पढ़ाया है बस इतना कंप्लीट कर जाना, इतना कंप्लीट करके जाओगे पेपर फोड़ के आओगे, ये हमारी गारंटी है। तो टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल इसे कंप्लीट करके जाना है अच्छे से। अब मैं आपको क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूं, जितना मैंने आपको पढ़ाया है ये सारा का सारा आपको नोट्स की फॉर्म में मिल जाएगा। और नोट्स की फॉर्म में कैसे मिलेगा, अभी आपको क्यूआर कोड शेयर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप इसे अपनी नोट्स के फॉर्म में रख सकें, रिवीजन कर सकें एक बार इन नोट्स का, एक बार देख सकें कि हमने ये कैसे कंप्लीट किया है और कैसे हम कैसे कैसे हमने क्वेश्चंस किए हैं, ताकि आप खुद भी क्वेश्चंस करके देख सकें। ठीक है, इतना अगर आप करके चले गए तो आपका रिलेशन फंक्शन में से पूरे आएंगे। ठीक है, अब ये क्यूआर कोड है, गूगल पे स्कैन का ऑप्शन आता है, तो वहां से गूगल पे जो स्कैन का ऑप्शन आता है उस स्कैनर से इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। स्कैन करने के बाद आपको ये सारे के सारे नोट्स, ये सारे के सारे पेजेस जितने भी मैंने आपको आज पढ़ाए हैं ये सारे वहां पे मिल जाएंगे। वहां राइट हैंड साइड पे ऊपर 3 बिंदु आएंगी, उन बिंदु को दबा के सेव इमेजेस या डाउनलोड इमेजेस का जो भी ऑप्शन आपको अवेलेबल हो, आप उस ऑप्शन को क्लिक करके इन्हें सेव इमेज और डाउनलोड इमेज कर सकते हैं। तो कर लीजिएगा इन्हें। इतना करने के बाद ठीक है, आपको ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो साथ ही साथ हमने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए, पढ़ा भी दिया। दैट्स ऑल, इतना ही कंप्लीट आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। और इस चैप्टर में इतना पढ़ने के बाद आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो हम फिर से मिलेंगे एक और वन शॉट के साथ अगले किसी चैप्टर के वन शॉट में। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और 2023 2024 या जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं इन सबको फोड़ दीजिए। जय श्री राम।